नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए आपकी लंबी मांग, जो एक बहुत अरसे से आपकी मांग थी, उसे पूरा करने वाले हैं। आई एम श्योर आप बहुत एक्साइटेड होंगे। आप अगर पूरे चैनल प्लीज सिट डाउन को देखें तो आपको उसमें बार बार कमेंट्स में एक मांग दिखाई देती है, और वह मांग ये है कि सर, आचार्य प्रशांत से बात कीजिए। और आज हम खुशकिस्मत हैं, सौभाग्य है हमारा कि हमारे पास एक वक्ता के तौर पर प्लीज सिट डाउन के कैजुअल टॉक में आचार्य प्रशांत खुद हैं। स्वागत है आपका। और आपका बहुत आभार अरे, इस चर्चा में मुझे आमंत्रित करने के लिए। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आचार्य प्रशांत ने न केवल हमारी इस आमंत्रण को स्वीकार किया है, बल्कि हमें विश्वास दिलाया है कि बहुत इत्मीनान से हम लोग बातचीत करेंगे। हम लोग किसी दौड़ भाग में नहीं रहेंगे, हमें किसी से कुछ निकाल नहीं लेना है, हमें एकदम सहज, यदि संभव हो तो गहरी चर्चा करनी है। इसलिए अगर आपको कहीं जल्दी जाना है, चले जाइए। जब आपके पास समय हो तो प्लीज वापस आइएगा और इस वीडियो को फिर से नए सिरे से देखना शुरू कीजिएगा। तो बातचीत शुरू करते हैं, कैजुअल टॉक आचार्य प्रशांत जी से। सर, बातचीत शुरू कर रहे हैं, और सबसे पहले स्वाभाविक है कि आपने अलग अलग जगहों पर लोगों से बहुत सारी चर्चा की है, इसलिए बहुत दर्शकों के पास शायद पहले से बहुत सारी सूचनाएं होंगी। अ, लेकिन चूंकि हमारे प्लीज सिट डाउन के जो दर्शक हैं उनमें बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कि जिसे हम एकदम युवा लोग कहते हैं, 16-17 साल से लेकर 25-30 साल तक के। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एस्पिरेंट्स होते हैं इत्यादि। बल्कि मैं तो इस वजह से आपका आभार इसलिए भी व्यक्त करना चाहता था कि आपने एक शिक्षक से बातचीत करना स्वीकार किया, और हम एक शिक्षक की तरह ही बातचीत करेंगे। हम लोग जब आपके इस जीवन वृत्त को देखते हैं तो उसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हर जगह कही जाती है, आपने आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई की, आपने आईआईएम से पढ़ाई की, बल्कि आपने वह परीक्षा जिसको आमतौर पर प्लीज सिट डाउन के जो दर्शक हैं वो बहुत ना जाने क्यों, लेकिन बहुत उम्मीद से देखते हैं, उस परीक्षा को भी आपने पास किया। ये जो एक बड़ा टर्न है, बल्कि एक से ज़्यादा, लेकिन एक बड़ा टर्न आपके जीवन में आता है जब आप दुनिया के दरअसल सबसे ज़्यादा लोकप्रिय स्पिरिचुअलिटी कोच बनते हैं। लेकिन ये जो बदलाव है, हम लोग हमेशा से पढ़ते रहे कि बदलाव आमतौर पर दो वजहों से आता है। इसका या तो सूत्र होता है बचपन में, कि बचपन में आपके साथ कुछ घटित हुआ, या फिर कोई बहुत बड़ी प्रेरणा। आप एक आईआईटी आईएम होने के बावजूद आपने ये वाली राह जो चुनी, इन दोनों या इसके अतिरिक्त क्या वजह रही इस बड़े मोड़ के लिए? लगभग लगभग 180 नहीं तो 270 डिग्री का मोड़ तो है ये। असल में वो उतना बड़ा कोई मोड़ था नहीं, और ना कोई उतना नाटकीय ड्रामेटिक क्षण आया था कि जब मुझे बैठ के विचार करना पड़े कि अब जिंदगी किधर भेजूं या उधर फेंकूं। प्रेरणा आपने कहा तो मैं खुशकिस्मत था कि बचपन से पढ़ता बहुत रहता था, और मुझे माहौल भी उसके अनुकूल दिया गया। और आमतौर पे वो किताबें जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, कुछ उनकी रुचि नहीं होती, कुछ उनको उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो वो सब साहित्य मुझे उपलब्ध करा दिया गया था। नहीं पूरा समझ में आता था, पर फिर भी मैं पढ़ता रहता था। तो प्रेरणाओं की कमी नहीं थी, बल्कि जितने प्रेरक व्यक्तित्वों के नाम, जीवनियाँ, पूरे उनके कहिए कथानक मैं बचपन में जानता था, उससे आज कम मुझे स्मरण होंगे। उस मामले में तब मैं ज़्यादा जानकार हो गया था। तो प्रेरणाओं की कमी नहीं थी। हर क्षेत्र, ज्ञान, विज्ञान, राजनीति, खेल, जितने तरीके के मानव गति के क्षेत्र हो सकते हैं, उन सब क्षेत्रों में जो ऊंचे से ऊंचे व्यक्तित्व रहे हैं, ऐतिहासिक, समसामयिक, वो सब पता रहते थे। तो मैं एक और उनको देखता था और दूसरी ओर अपने आसपास की ज़िंदगी को देखता था। 10वीं तक मैं खालिस उत्तर प्रदेश में रहा, वहीं पढ़ाई हुई।
पिताजी का स्थानांतरण होता रहता था, सरकारी सेवा में थे, तो उन्हीं के साथ पूरा उत्तर प्रदेश घूमा है। तो आप सोचिए, एक और आप दुनिया के ऊंचे से ऊंचे व्यक्तित्वों को देख रहे हो और दूसरी ओर आप उत्तर प्रदेश को देख रहे हो। वो जो भेद था, कंट्रास्ट, वो बड़े ज़बरदस्त रूप से उभरता था। और कुछ मेरी वृत्ति ऐसी कि मुझे समझौता करना पसंद नहीं होता, या कि मान लेना या अपने आप को समझा देना कि नहीं जो चल रहा है वो ठीक है। कुछ अगर अखरता था तो अखरता था, नहीं ठीक लगता था। चाहे वो अशिक्षा हो, चाहे रूढ़िवाद हो, चाहे गरीबी हो, चाहे सांस्कृतिक पतन हो, तमाम तरह की रूढ़ियाँ हो, दमन हो, शोषण हो, ये जचता नहीं था। इसलिए भी नहीं जचता था क्योंकि यहाँ देख रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मनुष्य की गरिमा के लिए, मनुष्य मनुष्य में समानता के लिए अपनी जान तक दे दी। और फिर मैं अपने आसपास के माहौल को देख रहा हूँ, तो ये तो मुझे एकदम स्पष्ट था कि ये सब बदलना चाहिए, ये तस्वीर ऐसी नहीं रह सकती, और अगर ऐसी रहेगी तो मैं बेचैन रहूँगा। तो मैं बेचैन तो रहता था। गाड़ी में जा रहा हूँ, मैं लगातार ऐसे खिड़की से मुंह बाहर डाल करके देखता रहता था। मैं देखता बहुत था, ऑब्जर्वेशन। और जो देखता था वो अधिकांशतः पसंद नहीं आता था। गरीबी बहुत थी और सूखे चेहरे, कुपोषण, बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, और न जाने कितनी बातें, गंदगी। तो और वो जो मेरे साल थे, उनमें भारत में राजनीतिक हलचल भी बहुत थी। शाहबानो केस, बाबरी मस्जिद के ताले खुलना, उससे पहले इंदिरा गांधी हत्याकांड, उसके पहले का याद नहीं है। इंदिरा गांधी हत्याकांड के समय में 6-7 बरस का था। और उसके बाद जो कार सेवकों पर गोलीबारी हुई थी 1990, मंडल कमीशन, 92, बाबरी मस्जिद। इस बीच में अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं भी बहुत सारी, सोवियत संघ का विघटन, खाड़ी युद्ध, बॉस्निया हर्जेगोविना, और ये सब मैं देख रहा था। मैं इस मामले में जागरूक बहुत था। घर में 2-3 अखबार आते थे और बहुत सारी पत्रिकाएं आती थीं, तो मैं उनको पढ़ता रहता था और देख रहा हूँ कि भारत ही नहीं, दुनिया भर की जो हालत है वो कुछ मज़ेदार है नहीं। पहली बार हमने खाड़ी युद्ध को टीवी पर देखा, वो पहला CNN, हाँ CNN, उस समय पहली बार हमें तो पता उसमें स्कड मिसाइल्स, पैट्रियट मिसाइल्स, और आप ये सब देख रहे हो ऐसे। तो वो सब आप जब एक छोटे बच्चे हो और अभी आप प्रभावों के प्रति बहुत खुले हुए हो, वल्नरेबल हो, इम्प्रेशनेबल माइंड है, तो वो सब आकर के छपता चला गया। मैं देख रहा हूँ ये सब। अब कैसे बदलें दुनिया में, कुछ तो करके दिखाना है। उम्र कम है, बुद्धि कम है, पर ये संकल्प तो हो रहा है कुछ करना। वो करके दिखाने का, जब आपकी परवरिश उत्तर प्रदेश में हुई होती है, ननिहाल मध्य प्रदेश में होता है, तो आपको एक ही तरीका दिखता है, IAS, कि भाई यही है। दूसरे ये कि मेरे माँ की तरफ के भी कुछ लोग ब्यूरोक्रेसी में थे, मेरे नाना ही, और मेरे पिताजी भी, तो वही दिखाई देता था। तो कंपटीशन सक्सेस रिव्यू करके एक पत्रिका चलती थी, अब पता नहीं चलती है कि नहीं, तो उसमें सब इंटरव्यूज रहते थे IAS टॉपर्स के। तो उसमें ये रहता था कि उन दिनों में ये था, अर्ली 90s, कि ज़्यादातर जो टॉपर्स होते थे वो IIT से होते थे। तो 10वीं में मेरा परिणाम आया, अच्छा परिणाम आया था पढ़ाई लिखाई का, और मेरे लगभग सभी विषयों में अच्छे नंबर थे। मेरी पूरे भारत में तीसरी पोजीशन आई थी, उत्तर प्रदेश में पहला स्थान था। और मुझे साइंस से ऐसा कोई विशेष लगाव भी नहीं था। मेरे हिस्ट्री में, ह्यूमैनिटीज़ और लैंग्वेजेस, इनमें भी अच्छे नंबर आए थे, बल्कि साइंस में बायोलॉजी मुझे ज़्यादा प्रिय थी। पर ये कि भाई IIT जाओ तो फिर उधर से IAS का रास्ता खुलता है, तो फिर IIT JEE की तैयारी करी, IIT चले गए। तब तक और दुनिया फिर दिखने लगी। जब दिल्ली पहुंच जाओ
तो उत्तर प्रदेश से बहुत आगे की बातें पता चलने लगती हैं। दूसरे, इंटरनेट आ गया था। अच्छा। सन 97 में हम लोगों को कैंपस में इंटरनेट कैंपस में उपलब्ध करा मिला दिया था, गया था। वीसेट से थोड़ा हाँ, स्लो आता था, लेकिन आता था नेटस्केप नेविगेटर। कैंपस में अच्छी स्पीड में आता अच्छा, था। कैंपस में आईआईटी उस समय कैंपस में तब भी अच्छी स्पीड में आता था। और चूंकि नया नया आया था तो चस्का लगा था, तो हम लोग रात रात भर कंप्यूटर सेंटर में बैठे रहते थे। और उसके 1 साल बाद तो हॉस्टल में ही उपलब्ध करा दिया गया था। तो दुनिया की खबर लगने लगी। फिर 99 में मुझे पास आउट होना था, तो उससे करीब 4-6 महीने पहले मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करी, और उसमें और नई दुनिया खुल गई, जो जनरल स्टडीज़ का पेपर होता था उसके लिए नाते। तो समझ में आया कि अगर आप वाकई दुनिया में कुछ करना चाहते हो, तो ब्यूरोक्रेसी वो जगह नहीं है जहाँ से क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हम लोग जब विद्यार्थियों को कोई किताब देते हैं तो कहते हैं ये वो जगह है जहाँ अंडरलाइन कर लेना है। मैं चाहूंगा कि इस वाले वाक्य को हमारे जो दर्शक हैं वो अंडरलाइन कर लें कि ब्यूरोक्रेसी जो है वह बदलाव के लिए उपयुक्त औजार नहीं है। वो व्यवस्था को चलाए रखने के लिए इट्स बाय डिजाइन स्टेटस को इंस्ट्रूमेंट। क्रमशः थोड़े उसमें परिवर्तन सुधार ला सकती है ब्यूरोक्रेसी, इंक्रीमेंटल, पर आप उसमें कोई डिसरप्टिव चेंज नहीं ला सकते एज अ ब्यूरोक्रेट। ये समझ में आना शुरू हुआ। और आप आईआईटी में रहते हैं तो आपके पास एक ये फ़ायदा रहता है कि सीनियर्स होते हैं बहुत सारे जिन्होंने पिछले सालों में सिविल सर्विसेज क्लियर किया होता है। तो मैं उनसे मिला भी, उनके अनुभव पूछे। उनमें से एक तो ऐसे थे जिन्होंने मुझसे पिछले ही साल ऑल इंडिया रैंक 3 निकाली थी। पिछले साल नहीं, पिछले से पिछले साल। और उसके बाद उन्होंने आईएएस छोड़ दिया था। वो यूएस चले गए थे, वहाँ से उन्होंने एमबीए वगैरह करा था और फिर वो वहीं बैठ गए थे। तो कई लोगों से मिला। और सिविल सर्विसेज की तैयारी के बारे में ख़ास बात यह है कि एक्सपोजर बहुत अच्छा मिल जाता है। बहुत बातें ऐसी पढ़नी पड़ती हैं जो शायद आप ताउम्र न पढ़ते, कभी ना पढ़ते, 20 साल बाद भी नहीं पढ़ते। तो उससे एक्सपोजर मिला और लोगों से मिला जुला। फिर सन 2000 था, 1999 में पास आउट हुआ, 2000 में मेरा सिलेक्शन हो गया और कैट का फॉर्म भर दिया था जो आईएम वाला होता है। तो लेकिन तब नवंबर में हमारे मेंस हुआ करते थे, अप्रैल में होता था प्रीलिम्स और नवंबर मेंस होता था, दिसंबर में कैट था। तो कैट की कोई बहुत तैयारी भी नहीं करी थी, महीना भर मिला था मुश्किल से, और ऐसे ही था, वो कुछ नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था और बहुत द्रुत गति से, बहुत रैपिडली मुझे पता चलता जा रहा था कि यहाँ तो सीमाएं ही सीमाएं हैं, क्योंकि अब आप उस व्यवस्था के अंदर जा रहे हो ना। उसके बाद वो इंटरव्यू कॉल वगैरह आई और मेडिकल चेकअप होता है। हाँ, पहले तो वो राम मनोहर लोहिया में मेडिकल चेकअप था हमारा। तो हमारा एक 15-20 लोगों का जो सेलेक्ट हुए थे सब, उनका ग्रुप बनाया गया। उसमें आपको मेरे ख्याल से 1 दिन पूरे दिन या 2 दिन पूरे दिन वहाँ रहना होता है। तो ये लोग जो सेलेक्ट हुए थे, जो मेरे ही बैच के हैं, अब जो सेलेक्ट हुए हैं मेरे साथ में, फाइनल रैंक आ गई है, उनके साथ पूरा दिन बिताया। और मतलब हो सकता है उसमें मेरी गलती हो, मेरा दर्प हो, लेकिन मुझे बहुत पसंद नहीं आए लोग। मैंने कहा कि इनके साथ पूरा मैंने कहा मैं इनके साथ तो पूरी ज़िंदगी इनको कलीग मान के काम नहीं कर पाऊंगा। उसमें से कुछ ऐसे भी थे जिनकी मुझसे बेहतर रैंक थी, ठीक बात। और मैं कह रहा हूँ कि इनकी बेहतर रैंक कैसे हो सकती है। तो ये सब चल रहा था, लेकिन ये नहीं पता था कि अगर ये नहीं तो क्या। ठीक है। तो वो बड़े बड़े भीतरी चीरफाड़ का समय था। जैसे आपको 2 तरफ से खींचा जा रहा है, जो आप जानते हो वो छूटने को तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बहुत दिल पर पत्थर रख के मैं आईएम चला गया। अच्छा, वह भी आपकी पसंदीदा जगह नहीं थी? अरे एकदम नहीं थी, एकदम ही नहीं थी। एक तो ये हुआ कि आईएएस नहीं मिला प्रॉपर, 184 रैंक आई थी, तो एक तो ये हुआ। लेकिन वो नहीं भी मिला तो भी 184 रैंक अच्छी होती है, और मेरे अटेम्प्ट सब बचे हुए थे। मैं पर अच्छा, उस समय 184 पे रिलेटिवली लोअर सर्विसेज मिलती थी, जबकि आपका 184 पे हो सकता है आपको आईएएस नहीं तो आईपीएस तो मिल ही जाए। नहीं, उस समय पर आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, यही 3 मैंने भरे थे, ये तीनों ही नहीं मिल रहे थे।
ये तीनों ही मेरे ख्याल से 100-110 तक हो गए थे, मेरी थी 184 में, फंस गया था उसमें। तो अक्टूबर नवंबर में बुलाते हैं एकेडमी शायद, है ना? लेकिन आईएम में जून में ही बुला लिया था, तो उन्होंने पहले बुला लिया तो मैं पहले चला गया। फिर बीच में एकेडमी भी गया था कुछ समय को, ऐसे ही बस 2-4 दिन को जा करके वहाँ पे मैंने कहा कि और वहाँ जा करके बिल्कुल कोई खुश नहीं था। पता नहीं कैसे हम अहमदाबाद में चयन हो गया था। और ये मज़ेदार बात है, जो चीज़ मैं चाहता था कि आईएएस की तरफ जाना है, वहाँ रैंक आई 184 और कैट में लगभग शायद ऑल इंडिया टॉप किया होगा मैंने, क्योंकि हाँ, IIM अहमदाबाद में आप थे। तो IIM अहमदाबाद में भी एक आदित्य बिरला स्कॉलरशिप होती है, जो उन्हीं को ऑफर होती है जो उन्होंने ऑल इंडिया कैट टॉप परसेंटाइल निकाला होता है, तो वो उसका आया था। तो उससे अनुमान ये है कि शायद टॉप ही किया था। भाग्य के संयोग है, तो वहाँ चला गया, किसी कदर वहाँ 2 साल निकाले। हालांकि सीखने को बहुत मिला, जो IIM में सीखा वो आज भी काम आ रहा है। आज भी जो हो रहा है वो प्रबंधन बहुत मांगता है, और एक तरह की एंटरप्रेन्योरशिप ही है, क्योंकि आपने एक नया काम शुरू करा है। लेकिन तब भी कुछ पता नहीं था कि करना क्या है। हाँ, ये दिख रहा था कि क्या नहीं करना है। फिर IIM में कुछ कोर्सेज थे जिनसे मुझे अंदाज़ा लगा कि सब कुछ है यहाँ पर। शिक्षा अच्छी है, ज्ञान अच्छा है, बहुत अच्छी प्रतिभा के लोग हैं, लेकिन फिर भी इनको आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ और मैं कहूँगा विजडम की तरफ से इनपुट्स की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि IIM में वैसे कोर्सेज होते हैं, वहाँ सिर्फ फाइनेंस, मार्केटिंग, स्ट्रेटजी, HR यही नहीं पढ़ाते, थोड़ा ये सब भी पढ़ाया जाता है कि मानव स्वभाव कैसा है, और लिटरेचर भी पढ़ाते हैं, जो क्लासिक्स हैं थोड़ा सा एक्सपोजर उनका भी दिया जाता है। वो सब ऑप्शनल कोर्सेज होते हैं, लेकिन फिर भी उपलब्ध होते हैं। तो मैंने वो सब कोर्सेज सारे ही सेलेक्ट करे। मैं समझना चाह रहा था, क्योंकि मैं तो अंधेरे में था, मुझे नहीं पता था मुझे ज़िंदगी में अब करना क्या है। IAS का सोचा था, वो छोड़ा है, अब करना क्या है। ये नॉर्मल फाइनेंस, मार्केटिंग, इसमें तो दिल था नहीं मेरा। तो मैं नई नई चीज़ें जो है सब वहाँ जाकर आजमा रहा था। तो उन कोर्सेज से मुझे थोड़ी झलक मिली। मैंने कहा ये है, ये वो चीज़ है जिसकी दुनिया को बहुत ज़रूरत है। कि हमारे पास बाहर के बारे में बहुत ज्ञान है, पर अपने बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तो मैंने फिर वहाँ से निकल करके अपना एक कोर्स डिज़ाइन किया। उसका नाम था पर्सपेक्टिव्स इन लीडरशिप थ्रू लिटरेचर। और मैं 3 साल तक कॉरपोरेट जॉब्स कर रहा था IIM से निकल कर। उस दौरान मैं शाम को अपना ऑफिस के बाद और वीकेंड्स पर जा कर के उस कोर्स को कई इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया करता था, MBA इंस्टीट्यूशंस। तो वहाँ से टीचिंग शुरू हुई मेरी। वेलकम टू द क्लब। वेलकम। और लीडरशिप का वो कोर्स होता था, पर लीडरशिप हो और अध्यात्म ना हो ये तो हो नहीं सकता। तो जहाँ उसमें मुद्रा राक्षस होते थे और बहुत सारे क्लासिक्स होते थे, डिकेंस का मैं कुछ रख देता था, डॉन क्यूएटे होते थे। धीरे धीरे फिर उसमें गीता और उपनिषद भी आ गए। अच्छा। और मुझे ये है कि जहाँ सौंदर्य दिख जाता है वहाँ फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, और जहाँ कुरूपता दिखती है, कुछ भद्दा बेढंगा दिखता है, वहाँ मैं समझौता नहीं कर पाता कि चलो चल रहा है चलने दो। तो मुझे इनमें बड़ी सुंदरता दिखी। जो बात तमाम साहित्यकार अपने अपने तरीकों से कहना चाहते थे, उससे ज़्यादा गहरी बात, ज़्यादा सुंदर तरीके से ऋषियों ने कह रखी है उपनिषदों में, और श्री कृष्ण या वेद व्यास ने कह रखी है भगवद गीता में। तो मैं खिंचता चला गया उसकी ओर। तो जो मेरा ये कोर्स निष्कर्ष आपका हालिया निष्कर्ष है या ये निष्कर्ष उसी वहाँ पे समय था, उसी समय तो था। क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ आपकी स्थिति, लेकिन आमतौर पे हम लोग तो विश्वविद्यालय के लोग हैं,
और थैंकफुली आपने ये चीज़ बाद में पढ़नी शुरू की, हम लोगों को विश्वविद्यालय में ही लिटरेचर और ये सब शुरू होता है। वहाँ पर जब इस तरह के बेचैन लोग पहुँचते हैं, जो ये कहते हैं कि आस-पास बहुत गरीबी है, शोषण है, बहुत विषमता है और वो उससे बेचैन होते हैं और हर साल, हर बैच में 2, 4, 5 होते हैं। उनमें से अधिकांश लोग फिर कूदते हैं इस विषमता से लड़ने के लिए जो उनका पर्सपेक्टिव होता है। उस पर्सपेक्टिव के तहत वो एक्टिविज्म में जाते हैं, वो पॉलिटिकल एक्टिविज्म में जाते हैं, कभी-कभी वो वाम की तरफ चले समझ जाते गए। हैं, उन संघर्षों को करते हैं। ये ऐसा समझिए, क्यों था कि आपने इसके लिए बजाय जो चीज़ बाहर गलत है, उसे वहाँ ठीक करने की बजाय उसका प्रभाव या उसको उसके लिए आपने अंदर की तरफ जाना तय किया, जबकि आपने तो इतना लिटरेचर पढ़ा था, तो आपने ज़ाहिर है कि धूमिल भी पढ़ा होगा, नागार्जुन भी पढ़ा बस होगा। इसीलिए क्योंकि मैं इन सब क्रांतियों का और एक्टिविज्म का, सक्रियता का हश्र देख चुका था। मेरे लिए वो नई चीज़ नहीं थी। मतलब ये 91 का प्रभाव है या मतलब क्या? नहीं, जो रीडिंग करी थी, और अच्छा। मैं बहुत सोचता था, बहुत देखता था, और मेरे पिताजी थे, तो मैं बहुत भाग्यशाली था कि उनकी ओर से कभी कोई दबाव ऐसा नहीं रहता था कि इस तरह सोचो, ऐसा करो। लेकिन जब भी मैं कहीं पर अटक जाऊं तो एकदम संक्षेप में जहां अटका हुआ हूं वहां से वो बाधा हटा देते थे। तो बाहरी सक्रियता, जो आउटर रिवॉल्यूशंस हैं, चाहे वो भारत में रहे हों, इमरजेंसी के टाइम पर तो हमारे यहाँ भी हुए हैं, स्वतंत्रता के बाद भी हुए हैं, और चाहे फिर आप वहाँ चले जाएं कि रूसी फ्रांसीसी क्रांतियाँ और ये सब, वो सब सफल रही हैं एक सीमा तक, लेकिन वो भी अपना वो लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई हैं वो जो होना चाहिए था। तो ये मेरी तरह का एक्टिविज्म था कि जितना लिटरेचर मुझे बहुत पसंद आया था, वो सब ले करके मैंने उसको एमबीए सिलेबस में इंट्रोड्यूस कर दिया, और एक विजिटिंग फैकल्टी की तरह मैं अपना वहाँ जाके वीकेंड से पढ़ाता था। मेरी जी में जॉब थी पहली, तो मैं वहाँ पर अपना गुड़गांव में जॉब करता था, मैनेजरियल। और कुछ शाम को, रात में भी क्लासेस हो जाती थी, 8 बजे 9 बजे। आईआईटी में मैंने जाकर के आधी रात के बाद भी क्लासेस ली हैं, यही आईआईटी दिल्ली में। हाँ, आईआईटी में, लेकिन ये खूबसूरती है कि संभव है। हाँ, संभव है। तो और ज़्यादातर वीकेंड्स पर, तो वहाँ मैं अपना जा कर के पढ़ाता था। तो साहित्य से शुरुआत हुई और वो आध्यात्मिक साहित्य तक बात चली गई, और मुझे उसमें बड़ा रस आने लग गया। तो जो जब वो सिलेबस सेट करना तो मेरे ही हाथ में था, क्योंकि मेरे ही द्वारा प्रपोज्ड और फ्लोटेड कोर्स था वो। तो हर सेमेस्टर उसमें जो स्पिरिचुअल कंपोनेंट होता था वो बढ़ने लग गया, और एक समय आया जब वो 2/3 3/4 ऐसा हो गया लगभग। फिर तब तक मेरे ऊपर जो शिक्षा ऋण था, एजुकेशन लोन था, वो भी उतर गया था। लगभग 3 साल बीत गए थे। मैंने कहा अब ये मुझे थोड़ा थोड़ा दिखने मतलब लगा है। आप मान रहे हैं कि आईआईएम की शिक्षा अगर इतनी महंगी न होती, तो दुनिया को आचार्य प्रशांत 3 साल पहले मिल जाते। कह सकते हैं, पर उस समय तो महंगी थी भी नहीं। फिर काहे इतना लोन हो गया? पर लोन तो चुकाना पड़ेगा ना। लोन तो चुकाना पड़ेगा। उस समय पर एक कंप्यूटर मिला करके शायद मेरा जो पूरा खर्चा था वो 3 लाख रुपए का था। अब तो 25 लाख की बात है। हाँ हाँ, और लेकिन उस 3 लाख की भी जो किश्त आती थी वो लगभग 8-10 हज़ार आती थी, तो वो तो चुकानी पड़ेगी ना। अच्छा, और 3 लाख उस समय के हिसाब से, तो 3 साल करीब लगे। वो 5 साल का एजुकेशन लोन था जिसको मैंने जल्दी करके 3 साल में निपटा दिया। मैंने कहा अब नहीं रुकना है, तो फिर अद्वैत लाइफ एजुकेशन की स्थापना हुई, और उसमें फिर मैंने कहा स्टूडेंट्स को ही पढ़ाते हैं, तो स्टूडेंट्स को ही अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, ज़्यादातर उत्तर प्रदेश का ही, पर और जगहों पर भी, वहाँ पर उसको फ्लोट करते थे। उसको कोर्स का नाम दिया था HIDP, होलिस्टिक इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और MBA में जो चीज़ें पढ़ाते थे, एक एक उन्नत एडवांस्ड स्तर पर, वो वहाँ पर डाइल्यूटेड तरीके से पढ़ानी शुरू करी।
और जितना पढ़ाता जा रहा था उतना ही मुझे भी समझ में आता जा रहा था। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे अच्छा तो यह था कि कोई पढ़ रहा हो कोई ना बात पढ़ है, रहा एक हो। शिक्षक होने के नाते हम इस बात को बार बार दोहराते हैं कि किसी चीज को जानने का बहुत अच्छा तरीका उसे पढ़ाने हाँ लगी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल यही हुआ है मेरे साथ। मैं इस बारे में खुशकिस्मत रहा कि बहुत जल्दी पढ़ाना शुरू कर दिया, तो इस नाते पढ़ाता जा रहा था, सीखता जा रहा था। मैं हमेशा कहता था कि मैंने पढ़ा दिया पूरे सेमेस्टर, तुमने कुछ सीखा हो नहीं सीखा हो, मैंने तो सीख लिया, मैं खुश हूँ। तो लेकिन उसमें जब वो जो कॉलेजेस वाला जो काम था, उसमें बंधन बहुत थे, क्योंकि कॉलेज की अनुमति से होगा, कॉलेज के टाइम टेबल के हिसाब से होगा। और अब बहुत चीज़ें होती हैं जिसमें आपको ऑटोनॉमी चाहिए होती है, पर वो आपको एक एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशन के साथ नहीं मिल पाती है। तो उसमें काम आगे बढ़ रहा था, अच्छे से बढ़ रहा था। लेकिन वो बात नहीं बन रही थी जो मुझे करनी थी। मुझे जो बोध साहित्य है उसको और गहराई से लोगों तक ले जाना था, और मैं उसके परिणाम भी अब देख रहा था कि मेरे जो छात्र उन चीज़ों को ध्यान से पढ़ने लग जाते थे, उनकी ज़िंदगी के फैसले बदलने लग जाते थे, उनका व्यक्तित्व तो अलग तरीके से निखरने लग जाता था। तो मैं और ज़्यादा निश्चित होता जा रहा था कि यही रास्ता है और ये बिल्कुल ठीक है। अगर दुनिया बदलनी है तो इंसान बदलना होगा, और अगर इंसान बदलना है तो उस तक बोध साहित्य लेकर जाना होगा। तो फिर अद्वैत लाइफ एजुकेशन के तमाम कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए फिर जो अभी प्रशांत अद्वैत फाउंडेशन है, फिर उसकी स्थापना हुई। क्योंकि लोगों को मैंने शिविरों में, बोध शिविरों में ले जाना करीब 2010 से शुरू कर दिया था। वहाँ किसी द्वारा लगाया गया कोई बंधन, कोई शर्त, कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता था, और मैंने कहा यही करना है, और वही करने के लिए फिर इसकी स्थापना हो गई, और ये वही काम कर रही है। दुनिया भर का जो विजडम लिटरेचर है वो हम लोगों तक लेकर के जाते हैं। काम जितना आगे बढ़ता गया उतना ज़्यादा पुख्ता सबूत मिलते गए कि यही सही काम है, प्रमाण आते गए, जिंदगियां बदलती गईं। आचार्य जी, आपने जिस संदर्भ में सिविल सर्विसेज में ये कहा कि अपने संभावित कुलीग्स को देखकर आपको समझ में आ गया कि भाई इनके साथ तो काम करना मुश्किल है, विच इज़ नॉट सरप्राइजिंग। मतलब चूंकि मुझे हर साल लगभग हर उस व्यक्ति को जो मेंस क्लियर करता है देखने का, मिलने का मौका मिलता है, और उनमें से बहुत सारे लोगों के बारे में हमारी राय ऐसी हो सकती है। लेकिन जिस जगह पर आप पहुंचे वहां के कुलीग्स भी कोई कम कुख्यात नहीं है। हाँ बिल्कुल। मतलब अगर हम स्पिरिचुअलिटी स्केप की बात करें तो अगर वहाँ सह ब्यूरोक्रेट्स के साथ काम करना मुश्किल है या उनके संदर्भ में काम करना मुश्किल है, तो जिस जगह आप हैं उस जगह के जो कुलीग्स हैं उनकी भी करतूतें कोई बहुत अच्छी तो नहीं है, उनमें से बहुतों की, सबकी तो नहीं कह सकते। आपको इस जगह पर ये घुटन, ये बेबसी का एहसास बिल्कुल नहीं होता? यहाँ लेकिन मुझे कृष्णों, बुद्धों, कबीरों का संग मिला हुआ है ना, तो आसपास वो होंगे, लेकिन बिल्कुल अपने निकट और अपने भीतर में इनको रख पाता हूँ। पर अगर मैं सिविल सेवा में चला गया होता तो सारे ही वैसे रहते तो वहाँ तो सारे ही वैसे रहते, दूर के भी, निकट के भी, और बहुत निकट के वे हो जाते तो शायद वो मेरे भीतर भी प्रवेश कर जाते। अभी यहाँ पर ये है कि बाहर की दुनिया जैसी है वैसी है, बिल्कुल वैसी है शायद जैसा आपने कहा, लेकिन कम से कम ये मेरा हॉल है, यहाँ मेरे सत्र होते हैं, यहाँ मैं बाहरी दुनिया को प्रवेश नहीं करने देता। यहाँ पर हम हैं, बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं, और बस यही रहता है। तो यही रहता है। दूसरे, वो जितना आगे बढ़ता गया उतना ये जो भीतर की दुनिया थी ये विस्तार भी लेती गई। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हजारों जिंदगियां तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। तो वो सब देखने के बाद फिर इस बात का बहुत मलाल नहीं रह जाता
कि बाहर क्या चल रहा है, बल्कि ज़्यादा ध्यान इस पर जाता है कि जो खुद कर रहे हो ना, इसको ही और तीव्रता से करो तो जो बाहर चल रहा है वो शायद ठीक हो पाएगा। कहते हैं ना, एक्शन इज द एंटीडोट टू डिस्पेयर। तो मुझे फिर एक्शन का एक साधन, एक मंच, एक विधि, एक जरिया मिल गया। अ, चलिए इस पर थोड़ा सा और गहरा समझने जी। की कोशिश करते हैं। विद्यार्थियों के लिए शायद और ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने कहा कि दुनिया अगर बदलनी है तो व्यक्ति को बदलना होगा, और आचार्य जी के लिए एकदम महत्वपूर्ण है, समझ में आ रहा है कि उन्हें जब ये एहसास हुआ तो वे स्वयं में बदलाव महसूस करते हैं, उनको थोड़ी सी आज़ादी या स्वतंत्र सोच पैदा होती है। लेकिन आचार्य जी या बुद्ध या महावीर, ये तो दुनिया में गिनती के ही रहेंगे। वे जब आए तो मान लीजिए बुद्ध ने तो पूरे दुनिया को ही बदलने की उसके बाद कोशिश की, लेकिन हम जानते हैं कि उसके बाद और बुद्ध नहीं, 0.5%, 0.2% रहे होंगे, लेकिन बुद्ध बोधिसत्व की स्थिति में नहीं पहुंचते। तो दुनिया बदलने का जो एक आम जन का पर्सपेक्टिव है, उसके साथ आप कैसे कहें कि संगति बैठाते हैं? क्योंकि आम जन तो ये कहेगा कि ठीक है, मैं खुद बुरा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक एक थोड़ी सी सहूलियत की, कम कष्टकारी, लेकिन एक नैतिक किस्म की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। अब उसके लिए उसके पास वही प्रवाह जीव वाले रास्ते हैं कि भैया एक अच्छी नौकरी कर लो, एक अच्छी शादी कर लो, बच्चों को पाल लीजिए और रिटायर होकर पेंशन पाइए और खुश रहिए। आपके नज़र में इस प्रभाजीवी जिंदगी में गलती क्या है? मोरल डायलेमा क्या है कि अगर मेरा कोई विद्यार्थी आके कहे कि सर आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरी तो सिर्फ इतनी सी इच्छा है कि मैं अच्छी सी मेहनत करूं, परीक्षा पास करूं, अपना घर पालूं, बच्चों को पालूं, और कोशिश करूं कि मेरे बूते कुछ गड़बड़ ना हो, मैं तो इतनी नैतिकता भी रहे। What is wrong with this wisdom or this Desire. form of this desire? प्रॉब्लम ये है कि डिजायर उसकी अपनी है नहीं। Thank you for saying it, because I've been saying it for many years now. ये चीज कि मुझे एक बंधा बंधाया सधा हुआ जीवन मिल जाए सुरक्षित, ये कोई उसने अपनी ओर से मौलिक चिंतन थोड़े ही कराया। ये चीज भी उसके भीतर, उस विद्यार्थी के भीतर शायद उसकी मध्यम वर्गीय साधारण पृष्ठभूमि ने डाल दी है कि ठीक है, इतने पैसे आ रहे हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो तुम ये सब कर लो। तो हमें ये तो दिखता है कि हम जो चाह रहे हैं, जो हमारी एस्पिरेशन है, उसमें हमें मिल क्या जाएगा। मैं चाहता हूं हम ये भी देखें कि आप जो चाह रहे हो उसमें आप अपने आप को वंचित किससे कर लोगे, क्या कीमत अदा करें, क्या कीमत अदा करोगे। लेकिन जो कीमत अदा करोगे वो छुपी हुई होगी, वो अपॉर्चुनिटी लॉस होगा, क्योंकि जो मिल गया वो तो दिखता है, जो नहीं मिला चूंकि वो नहीं मिला इसलिए नहीं दिखता है, वो पोटेंशियल की फॉर्म में है ना, बस संभावना की तरह वो रह जाता है। और आपको ये आश्वस्ति देने का कोई बहुत अच्छा तरीका होता नहीं है कि देखो तुम यहां तक पहुंचे, पर तुम्हारी क्षमता, तुम्हारी नियति यहां तक पहुंचने की थी, आप उसको कैसे कराएंगे। वो आप तभी करा सकते हैं जब आप उसको सही संगति दे पाएं और ऐसों से साक्षात करवा पाएं जो सचमुच ऊपर पहुंचे हुए हैं। वैसे लोग हो सकता है हमको जिंदा जीते जी ना मिलें, तो वैसे लोग हमको यहाँ मिलते हैं, किताबों में मिलते हैं। जब आप देखते हैं कि ये वक्तव्य है किसी का, आपने नाम लिए थे, आप धूमिल का वक्तव्य देख लें, आप साहित्य की बात करें, या आप अध्यात्म की तरफ चले जाएं तो इतने लोग हुए हैं, दर्शन की तरफ चले जाएं तो वहाँ इतनी बातें हैं, और आप कहें कि मैं कहाँ अटक करके रह गया, ये व्यक्ति भी मेरी ही तरह पैदा हुआ था और ये कहाँ तक चला गया, तब जा करके आपको एहसास होना शुरू होता है कि आप कुछ खो रहे हैं, आप किसी चीज़ से स्वयं को वंचित कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति कहने आए ना कि मैंने जो सोचा है और मैंने अपने लिए जो योजना बनाई है वो बिल्कुल दुरुस्त है, मैं उससे कहता हूं कि तुमको थोड़ी सी संगति की ज़रूरत है। जैसे चिड़िया है, उसको उसके झुंड से आप बिल्कुल अलग कर दें और किसी वजह से वो बस एक छोटी ऊंचाई पर ही उड़ना सीख ले और उसी पे उसका जीवन यापन चलने लग जाए, तो उसको लगेगा कि यही तो मेरी नियति है। लेकिन एक बार उसको
सही अपना झुंड मिल गया, उसने देख लिया कि मैं कितना ऊंचा उड़ सकती थी, फिर उसके भीतर एक असंतोष पैदा होता है। वो जो असंतोष है, उसी से सारी भौतिक भी और आध्यात्मिक भी प्रगति होती है। नहीं, लेकिन मतलब जैसे आपको लगे कि ये बात वहाँ नहीं पहुँच रही है, बताइएगा, हम आगे चल लेंगे। लेकिन मैं इस जगह पर विद्यार्थियों की तरफ से एक हाँ, हाँ, छोटी सी बिल्कुल। बात और देना चाह रहा था कि आपने माना कि ये जो सीमा है हमारे सपनों की, और मैं इस बात को हमेशा से कहता रहा हूँ, ये उस वजह से आई क्योंकि उसकी वो मिडिल क्लास ज़िंदगी, जिस ज़िंदगी ने उसको ये सपने परोसे, उसमें आजकल कुछ सोशल मीडिया वगैरह जुड़ गया, लेकिन कुल मिला के यहाँ से परोसे गए। इन अदर वर्ड्स, आप इस बात से सहमत हैं कि दरअसल हमारी जो हमारे जो स्वप्न, आकांक्षाएँ और जो हमारी इच्छाएँ होती हैं, वो बहुत हद तक हमारी स्थितियों से, परिस्थितियों से तय होती हैं। मैं कहता हूँ पूरी तरह। अगर ऐसा है, तो इसका मतलब है कि अ, आचार्य जी इस बात को इस तरीके से इसलिए कह पाते हैं, क्योंकि उनके प्रिविलेजेस ने उनको शायद यह बहुत बढ़िया, गुंजाइश बहुत दी बढ़िया, कि वो इस तरीके से सोच। बहुत बढ़िया, बहुत इसका बढ़िया। मतलब है कि यदि हम चाहते हैं कि सब लोगों में यह गुंजाइश पहुंचे, बिल्कुल। तो उसका तरीका यह है कि सब लोगों की स्थिति कम से कम इतनी आजाद जरूर हो सके कि वे आजाद सपने ले सकें। लेकिन आप जो कोशिश कर रहे हैं उससे तो सिर्फ एक की जिंदगी बदल रही है, परिस्थिति नहीं बदल रही है। नहीं, नहीं, परिस्थिति तो परिस्थिति होती है ना, बाहर वाली। हाँ, आप बिल्कुल ऐसे हो सकते हैं। अभी कल ही मैं किसी से कह रहा था कि भूखे पेट रह लेना, पर पढ़ना जरूर। ठीक है, अब बाहर की स्थिति हो सकती है कि आप गरीब हैं, भूखे पेट ठीक हैं, बात है। लेकिन एक स्थिति, अंतः स्थिति भी तो होती है ना, वो भी तो बदली जा सकती है। एक संगति होती है, बाहर से आपने किसी की संगति देती है। वो संगति किस चीज की है? वो एक फूटे हुए बर्तन की और फटे हुए कपड़े की है, वो बाहरी संगति है। पर भीतर उसको वैचारिक संगति भी तो दी जा सकती है ना। और अगर वो संगति भी दे दी जाए, तो आदमी में फिर वो स्पार्क आता है, वो असंतोष आता है, जिससे जीवन परिवर्तन हो जाता है। मतलब इसकी अपेक्षा करनी चाहिए कि ऐसा होगा, इसके ऐसा लिए होता है। प्रयास नहीं करना चाहिए कि हम बाहर की स्थितियों को ही नहीं। सामान्यतः इस तरह से बदलें कि हाँ, अधिकांश लोगों के हाँ, पास हाँ। यह स्थिति महसूस हो जाए कि हाँ, कम से कम बेसिक सपने मैं अपने लूंगा, किसी और के दिए हुए नहीं नहीं, लूंगा। बाहर की स्थिति बदलने से भीतर आप अपने देखना शुरू कर देंगे, ये कतई होने नहीं अनिवार्य वाला नहीं है। है। अनिवार्य नहीं, और मुश्किल हो जाएगा, और मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि बाहर आप उसको जितनी ज़्यादा सुविधाएं दे देंगे और विषय दे देंगे, उसकी आंखें उतना ज़्यादा और बाहर की ओर ही तो भागेंगी ना। उसके पास ये इंसेंटिव तो और कम हो जाएगा कि वो भीतर से स्वयं को बदले। भाई, मेरा जन्म ही हुआ है अमेरिका में, सब कुछ खुशहाल है बाहर बाहर, मैं क्यों देखूं स्वयं को भीतर? सब कुछ बाहर है। और अगर मुझे कुछ भीतर से बेचैनी अनुभव भी होती है, तो मैं उसका समाधान खोजने बाजार की तरफ निकल जाऊंगा ना। बाजार है ना, वो सपनों का बाजार है, वो सब आपको बेच देगा। मैं क्यों देखूं भीतर की तरफ? तो मुझे संगति मिली, उसको आर्थिक परिस्थिति वगैरह बोलना उतना ठीक नहीं होगा। मुझे जिनकी संगति मिली, मैं उन्हीं की संगति अब सब तक पहुंचा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मैं इस मामले में सौभाग्यशाली था कि मैं इनसे मिल पाया, तो अब मैं निमित्त बन करके तुम तक इनको पहुंचा रहा हूं। ये मुझे मिले, मेरी जिंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी जिंदगी भी बदलेगी। चलिए, इसी को एक कदम आगे लेके जाते हैं और से वो दूसरा बिंदु शुरू होगा। ये सारी चीजें जिस जगह हो रही हैं, ये जो द्वंद्व जहां अवस्थित हैं, ज्यादा दार्शनिक हो जाए तो बता दीजिएगा मुझे। नहीं, नहीं, मैं चाहता हूं और हो जाए, तो बात गहरी जानी इस चाहिए। जिस जगह ये हो रहे हैं, और शायद विद्यार्थी इस बात को पहचान पाएंगे, इस चीज को हम कहते हैं हमारा मन। हमारे मन में ये हो रहा है, जिसे माइंड कहा जाता है, जो कि ब्रेन से अलग होता है। आप क्योंकि इस मन को लेकर कबीर परेशान रहते हैं, इस मन को लेकर तमाम लोग परेशान रहते हैं, कैसे इस पर लगाम लगाएं, कैसे इस पर बंधन दिया जाए। और हम कई बार तो बल्कि कक्षा में कहते हैं कि मत, अभी बहुत बंधन मत बांधिए, अभी थोड़ा सा आजाद भी रह लीजिए। आपके अनुसार ये मन दरअसल क्या है? हाउ डू वी, नॉट नेसेसरली डेफिनेशन, परिभाषा अनिवार्य नहीं है, लेकिन आप इस मन या माइंड को कैसे देखते हैं जिसे इतने नियंत्रण की जरूरत पड़ती है? क्या चीज? जो आप का अहम होता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट, वो अपनी अपूर्णता को मिटाने के लिए दुनिया की जिन जिन वस्तुओं से नाता जोड़ता है, वो उसके विषय बन जाते हैं। दुनिया में अनंत वस्तुएं हैं,
आप हर वस्तु से नाता नहीं जोड़ते। डिपेंडिंग ऑन योर सेल्फ कॉन्सेप्ट, इस पर निर्भर करते हुए कि आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो, आपकी आत्म परिभाषा क्या है, आप इससे रिश्ता जोड़ते हो, इससे रिश्ता जोड़ते हो, इससे रिश्ता जोड़ते हो। जिससे जिससे आपने रिश्ता जोड़ दिया वो आपके भीतर आकर के बैठ जाता है विषय बन करके। ये जो सब विषयों का संकलन है अहम के इर्द गिर्द, ये मन कहलाता है। तो मन ऐसा है जैसे जैसे ये कक्ष है, ये पूरा भरा हुआ है, और इसके बीच में बैठे हुए हैं नेताजी। और नेताजी कौन है? अहम, अहंकार, ईगो। और ये बाकी सब जो हैं वो हैं जो अहम से संबंधित है। ठीक है, तो अहम की धुरी के इर्द गिर्द मन की बस्ती बसती है। अहम के इर्द गिर्द मन एक मोहल्ला है। तो मन अपने आप में चेतन नहीं होता है। ये जो हम लोक भाषा में बोल देते हैं अक्सर ना कि माइंड ऐसा कर रहा है, माइंड वैसा कर रहा है, मन ऐसा करता है, मन वैसा करता है। मन अपने आप में सिर्फ एक संकलन है, एक समुच्चय है, एक एग्रीगेशन है, एक कॉन्ग्रीगेट है। चैतन्य वस्तु ये होती है बीच में, जिसने अपने विषयों को यहां इकट्ठा कर रखा होता है। जितना ज्यादा इसकी अपूर्णता की भावना होगी उतने ज्यादा विषय इकट्ठा करेगा, फिर उसको आप बोलते हो क्लटर्ड माइंड। तो ये मन है। ये आपका जो कोर एरिया है उस पर हम लोगों को पहुंचा देता है। जब हम ये कहते हैं कि जो जैसे आप वेदांत में बात भी करते हैं कि हम एक मैं हूं और एक मैं से इतर है, और ये दरअसल दो नहीं है, दोनों एक ही है। इस कॉन्टेक्स्ट में, अरे इट्स गेटिंग फिलोसॉफिकल, बट आई एम हैप्पी दैट मुझे कोई व्यक्ति मिल रहा है जिससे मैं ये बात कर सकता हूँ। तो मैं अक्सर इस चीज़ को लेकर परेशान रहा हूँ, और क्लास में हमने इसको डिस्कस किया है, आप जिसे बाहर कहते हैं उसके पर्सपेक्टिव से। ये जो पुनर्जन्म है, इसे लेकर आपकी क्या समझ है? क्या ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं? और अगर ये चीज़ एग्जिस्ट करती है तो इसके फिलोसॉफिकल कॉनोटेशन क्या है? क्योंकि हम लोग हमेशा से मानते हैं कि उसी स्पिरिचुअलिटी ने, अध्यात्म जिसकी आप बात करें, इसका जो पॉपुलर वर्जन है, उसमें पुनर्जन्म का इस्तेमाल लगातार बहुत सारे शोषणों को जस्टिफाई करने के लिए, जायज करने के लिए, लेजिटिमाइज करने के लिए किया गया है, चाहे वो जेंडर को लेकर हो, कास्ट को लेकर हो, कम्युनिटी को लेकर हो। तो क्या आप मानते हैं कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, या एग्जिस्ट करती है लेकिन इसका वो मतलब नहीं है जो बाकी नहीं? एग्जिस्ट बिल्कुल करती है, बल्कि सनातन की और सनातनी की जो परिभाषा है, उस परिभाषा के ये दोनों बड़े आवश्यक स्तंभ हैं, कर्म और पुनर्जन्म। 84 लाख योनियां और इत्यादि। और विडंबना ये है कि लोक संस्कृति में इन दोनों को ही समझा नहीं गया है। न समझा गया होता तो बात उतनी बुरी भी नहीं होती, विकृत बहुत कर दिया गया है। तो ना समझी को समझ का जामा पहना दिया गया है। पुनर्जन्म जब आप कहते हैं तो किसका पुनर्जन्म? पुनर्जन्म तो निसंदेह है और वो बहुत स्पष्ट है कि पुनर्जन्म है, पर किसका? पुनर्जन्म प्रकृति का हो रहा है, और समझने के लिए बहुत आसान इसमें उदाहरण रहता है सागर का और लहरों का। सागर है जिसको हम एक टोटैलिटी बोल सकते हैं, समष्टि। उसमें से लहरें उठती हैं, लहरें गिर जाती हैं। जो लहर गिरी उसी की बूंदें, उसी के अणु अब किसी और लहर में उठेंगे, गिरेंगे, पर सारे के सारे वही अणु दूसरी लहर में नहीं चले जाएंगे। तो पुनर्जन्म तो हुआ है, पर पिछली लहर का नहीं हुआ है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हुज रीइंकार्नेशन। माने आप मान रहे हैं कि ऐसा नहीं है जैसा कहा गया कि भैया चूंकि तुमने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए थे इसलिए तुम शूद्र पैदा। उसके लिए प्रश्न आएगा ना कि तुमने माने कौन? जैसे मैंने पूछा पुनर्जन्म किसका, वैसे ही फिलोसॉफिकल रिगर ये डिमांड करता है कि पूछा जाए तुमने माने कौन? कौन मतलब जिसे हम सैद्धांतिक तौर पे कहते हैं कि एक आत्मा है जो अलग अलग शरीर धारण कर रही है, वो नहीं। किसकी आत्मा? जिस व्यक्ति के बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं, मान लीजिए मैं
एक ये मैं कौन है? मैं वही अहम से बना हुआ व्यक्ति मैं हूँ, ये मैं क्या है? और जैसे ही मेरा विसर्जन होगा, हाँ। क्या जला दिया जाऊंगा, नहीं, शमशान में निपट जाऊंगा। नहीं, वो तो जो जला दिया जाता है वो तो देह होता है। ये जो मैं है ये नहीं है। आपने ही तो कहा कि व्यक्ति पूरी तरह प्रभावों से निर्मित है, तो मैं कहाँ है? तो हम आज मुक्त मान ले तमाम शूद्रों को कि उन्होंने अतीत में कुछ बुरा नहीं किया था कि शूद्र बने हैं, जो ब्राह्मण ने कहा। बिल्कुल ही वो कचरा बात है, उसका तो कोई किसी तरह से कोई तर्क तो है ही नहीं। पर बात यह है कि जिसको हम मैं बोलते हैं, मैं से आशय ये होता है कि कुछ तो विभिन्नता, यूनिकनेस, मौलिकता होनी चाहिए ना। आपने ही कहा कि हम पूरे तरीके से जैसी हमारी परिस्थितियां रहती हैं वैसे हो जाते हैं। हम सोशल डिटर्मिनेशन जो कहते हैं, सोशल एंड फिजिकल बोथ। हाँ ठीक है ना, फिजिकल भी चाहिए, वो 5 तत्व। हाँ वही सब है। ठीक है। तो तन मन दोनों बाहर से ही आ रहे हैं। ठीक है। तन मन दोनों बाहर से ही आ रहे हैं, तो मैं तो कुछ है नहीं। तो ये पुनर्जन्म होता है पर मेरा नहीं होता। फिर मेरा नहीं होता, किसका होता है? प्रकृति का होता है। पेड़ से पत्ता गिरा और फिर पेड़ पर पत्ता लगा, पुनर्जन्म तो हुआ, लेकिन जो पत्ता गिर गया था वो लौट के नहीं आएगा। सारी गड़बड़ तब होती है जब हम ये मान लेते हैं कि मैं ही अब दूसरा जन्म लूंगा, और वहां पर जो अंडरलाइंग एजम्पशन होता है वो होता है जीवात्मा का। ठीक है। कि भीतर कोई है जो देह से भिन्न है, जो देह के न रहने के बाद भी रहेगा और जाकर के किसी दूसरी देह में गर्भ के माध्यम से प्रवेश लेगा। हाँ, सारा अध्यात्म ये समझने के लिए कि जीवात्मा जैसा कुछ नहीं होता। आत्मा परम सत्य है और आत्मा और जीवात्मा बहुत अलग बातें हैं। आत्मा परम सत्य है और जीवात्मा एकदम झूठ है, क्योंकि भीतर कुछ है नहीं। भीतर कुछ नहीं है। आप जिसको मैं बोलते हो वो भी देह की गतिविधियों का ही नाम है। ठीक है ना। और आप देह, अब ये आपने ब्रेन की बात करी थी, ब्रेन पे थोड़ा सा हथौड़ा मार दो तो जो मैं कॉन्सेप्ट मन है गया, जो आई कॉन्सेप्ट है। We normally say in the class that mind is nothing but emergent property of brain. बहुत बढ़िया। कॉन्शियसनेस इज नथिंग बट वन काइंड ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द मटीरियल बॉडी। तो और ये बहुत बहुत स्पष्ट बात है, इसमें कोई दो राय, कोई तर्क वितर्क इसमें करा जा नहीं सकता। नहीं, लेकिन तर्क की जरूरत शायद बहुत ज्यादा इसलिए है क्योंकि इसका जो इस्तेमाल है वो तमाम किस्म के शोषण को जस्टिफाई करने के लिए व्यवस्थागत तरीके से होता है। हमको डराया गया कि हम इस बात पर कभी सवाल ही ना उठाएं। हमें कहा गया कि ये जो चीज़ है इसका संबंध आपकी मुक्ति से है, भगवान से है। और अगर आप इस चीज़ को नहीं मानोगे तो जा करके नर्क में सड़ोगे। यस। तो ये जो बहुत साधारण सी चीज़, इसमें मैंने कहा कि इसमें तर्क भी क्या करें, तो इतना स्पष्ट है। ये साधारण सी चीज़ भी आम आदमी को देखने नहीं दी गई, उसको इतना डरा दिया गया कि भाई ये बता दो कि तुम जिसको कहते हो कि भीतर कुछ है वो कहाँ है? वो कहाँ है? दिखाओ ना, भीतर कहाँ है? और भीतर जिसको तुम भीतर बोलते हो वो बस बाहर से आए हुए सब प्रभाव ही है। तो पुनर्जन्म तो निसंदेह है, लेकिन पुनर्जन्म समष्टि का है, व्यक्ति का नहीं है। मेरे मरने के बाद मेरा कोई पुनर्जन्म नहीं होने वाला। इसे दर्ज कर लिया जाए, बिल्कुल कर लिया जाए। अरे ये मैं 10 सालों से ये बात, पुनर्जन्म पर पूरी एक किताब है, उसका शीर्षक ही है पुनर्जन्म। तो क्योंकि ये देखिए, जब हम सगुण भक्ति वाला हिस्सा पूरा लेते हैं जिसमें कि अवतार, शायद विद्यार्थियों को लिए कुछ थोड़ा सा ज़्यादा दार्शनिक बात लग रही होगी, लेकिन भक्ति के दो रूप होते हैं, आप जानते हैं, निर्गुण और सगुण। और सगुण भक्ति में बार बार ये अवतार वाली संकल्पना जब आती है तो माना जाता है कि यदि ईश्वर भी आते हैं तो इसका मतलब है कि व्यक्ति भी आ सकता। और आप तो गीता पर बात करते हैं, गीता तो स्वयं श्री कृष्ण जो कि स्वयं अवतार हैं। तो सगुण भक्ति में ये स्पेस जो है, आपको लगता है कि कुछ थोड़ा ज्यादा दे दिया है मैनिपुलेशन का? देखिए, अगर बात श्री कृष्ण की हो रही है तो गीता के अनुसार होनी चाहिए ना। उनकी बात तो गीता में समाहित है। हम अपनी कल्पनाओं, मान्यताओं को धर्म का नाम दें तो ये हम कर सकते हैं, फिर हमें कह देना चाहिए मेरी व्यक्तिगत राय है, डिस्क्लेमर के साथ। डिस्क्लेमर के साथ करना चाहिए। फिर ये नहीं कहना चाहिए कि वो कृष्ण की बात है। अच्छा, श्री कृष्ण बार बार ये कहते हैं, बार बार, कि तुम जिसको मैं मानते हो पूर्णतया मिथ्या है। और भारत की विडंबना ये है कि बहुत सारे लोग गीता का ही इस्तेमाल करते हैं ये सिद्ध करने के लिए कि भीतर कुछ है जो कहीं जाके जन्म लेता है। उन श्लोकों पर मैंने अब शायद दर्जनों से ज़्यादा बार चर्चा करी है, बार बार सैकड़ों बार चर्चा करी है। एक एक श्लोक को 4-4 घंटे तक समझाया है।
उससे जुड़े हुए अन्य प्रसंगों के माध्यम से और श्रुति के अन्य उदाहरणों के माध्यम से, प्रमाणों से समझाया है कि नहीं, ये वो जो तुम समझ रहे हो इसका अर्थ ही नहीं है। इस पूरी धार्मिक प्रपंच में इतनी गुंजाइश क्यों है कि इसका इतना मिसअप्रोप्रिएशन हो सके? क्योंकि सच्चाई यह है कि अगर मैं अपने आसपास देखता हूं तो मुझे लगता है कि रैशनैलिटी के रास्ते में, तार्किकता के रास्ते में, मैं गलत हो सकता हूं लेकिन मेरी समझ है कि तार्किकता के रास्ते में ये वाली भ्रांतियां जो अलग अलग तरीके से धर्म के नाम पर आती हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और मतलब हम लोग तो उस एक्सट्रीम तक जाते हैं जब हम ये कहते हैं कि भैया अगर स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ धर्म आना ही आना है तो इससे तो अच्छा है दोनों को छोड़ दीजिए। तो ये जो स्थिति है कि क्यों, व्हाई इज इट सो दैट रिलीजन हैज दिस डिस्प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन? अब रिलीजन माने क्या? रिलीजन अपने आप में कोई चेतन चीज तो होती नहीं है। जब आप कह रहे हैं तो रिलीजन क्या है? दर्शन पर आधारित होता है, ठीक है ना। थियोलॉजी तो बहुत बालक वाली बात होती है, फिलॉसफी पर आधारित होता है, दर्शन पर आधारित होता है। सारी समस्या ये आती है कि हम अपना धर्म चाचा ताई फूआ फूफी इनसे ले लेते हैं, या जो स्थानीय मंदिर में पंडित जी हैं उनसे ले लेते हैं, और जिन पुस्तकों से धर्म आया है हम कभी उनका मौलिक पाठ स्वयं नहीं करते। ये समस्या है सारी। और अगर हम उनके पास जाते भी हैं तो पाते हैं कि संस्कृत में है, उधर वो जाते हैं तो पाते हैं कि अरबी में है, हिब्रू में है, ये सब है। लेकिन तो ये पुस्तकें भी तो मस्ट बी द प्रोडक्ट ऑफ द टाइम। उनमें बहुत कुछ ऐसा है जो टाइमलेस है। देखिए, ओके, टेल मी व्हाट एग्जैक्टली टाइमलेस इज? टाइम के साथ वही तो बदलेगा ना जो टाइम का फंक्शन हो, जो टाइम के साथ बदल सकता हो। उदाहरण के लिए, हम और आप, हमारे जैसे दो, आज से 5000 साल पहले अगर बात कर रहे होते तो भाषा दूसरी होती, तो ये समय सापेक्ष हो गई। कपड़े दूसरे होते, समय सापेक्ष हो गए। पर बात के मुद्दों में क्या डर नहीं शामिल होता? बात के मुद्दों में क्या अहम नहीं शामिल होता? क्या पुनर्जन्म नहीं शामिल होता? क्या काम वासना नहीं शामिल होती? क्या असुरक्षा नहीं शामिल होती? अगर तब तक इसकी भाषा आ गई होती तो शायद होती। भाषा की बात ही नहीं, अनुभूति तो है ना लगातार। बच्चा पैदा होता है, 5000 साल पहले भी रोता था, आज भी रोता है। वो बच्चा जो पैदा होता है उसका जो रोना है वो अहंकार का रोना है, प्रतीकात्मक रूप से। तो कुछ बातें ऐसी हैं हमारे भीतर जो बदलती नहीं कभी, है ना। काम क्रोध मद मोह लोभ षड रिपु जिनको गीता कहती है, जब से हम चैतन्य हुए हैं वो हमारी हस्ती हमारे शरीर के साथ चलते हैं। तो उनको हटाने का जो उपाय है वो भी फिर टाइमलेस हो गया ना, कालातीत हो गया। हाँ, धर्म ग्रंथ में अगर ये सब बातें लिखी हों कि यहां से वहां जाना है तो बैलगाड़ी पर ही जाना, तो वो बात फिर टाइम डिपेंडेंट हो गई, समय सापेक्ष हो गई। उस बात की आज अगर कोई जगह है तो म्यूजियम में है। पर ग्रंथों में बहुत कुछ ऐसा है जो जितना नया, मौलिक, नवीन और प्रासंगिक तब था उतना ही आज भी, आज से 5000 साल बाद भी रहेगा। That's too big a claim to make. मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। बताइए ये बात पुरानी कब हो जाएगी? नहीं, मतलब ये सही है कि दे कैन बी सर्टेन एग्जांपल्स इनके बेसिस बस जो वो एग्जांपल्स है ना, सिर्फ वही धर्म है। बाकी सब जो है, मैंने कहा वो संग्रहालय की वस्तु है, उसे म्यूजियम में भेज देना चाहिए। और जो धर्म में आप पूरी विकृति देखते हैं वो इसीलिए है क्योंकि हम कभी धर्म ग्रंथ के साथ बैठ करके ये मौलिक चिंतन नहीं करते, क्योंकि हमें डरा दिया गया है। हमें कह दिया है ये जो चीज़ है भगवान की चीज़ है, बस इसको ऐसे दूर दूर रखना, सर पे रखना, इसके साथ एंगेज मत करना। तो चूंकि हम उसके साथ तो एंगेजमेंट नहीं करते तो हमें दिखाई नहीं पड़ता कि इसमें क्या ऐसा है जो सदा नूतन रहना है। नूतन ही नहीं रहना, सदा अनिवार्य रहना है। आप उसको अगर नहीं जानेंगे तो आपकी मानवता में, आपके जीवन में, आपके आनंद में सदा कुछ कमी बनी रहेगी। वो ऐसी चीज़ नहीं है जो वैकल्पिक है। उसको जाने बिना आप अपनी जिंदगी भी पूरी तरह खुलकर नहीं जी पाएंगे। तो उसमें बहुत कुछ ऐसा है, और जो वैसा है, मैं कह रहा हूं, मात्र वही सनातन है। सनातन का अर्थ ही होता है ना टाइमलेस, कालातीत। तो मात्र वही धर्म है। बाकी जो कुछ है वो तो समय सापेक्ष रूढ़ियां थीं, उनमें से कुछ बातें कभी उपयोगी हो सकता है, रही भी हों, पर आज उनका कोई मूल्य नहीं है।
उन बातों। चलिए इनमें से कुछ चीज़ों पे के पर बात सीधी ही बात करते हैं। मसलन जो चीज़ हम लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान करती है वो आज के अपने संदर्भ में जाति को लेकर है। जाति या पहले अगर हम कहें तो वर्ण की जो बात थी, इसकी जो वर्तमान स्थितियां हैं इनको लेकर बहुत महापुरुषों ने पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फुले ने तो बिल्कुल साफ साफ एक तरह से माना कि धर्म की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर आप गुलामगिरी देखेंगे तो आप मानेंगे कि वो सीधा सीधा ये कहते हैं। क्या धर्म इस तरह के जो शोषणकारी तत्व हैं उनको भी अननेसेसरीली लेजिटिमेसी नहीं देता? एकदम नहीं देता, एकदम भी नहीं देता। देखिए मतलब स्पिरिचुअलिटी आप जिससे कह रहे हैं शायद वो ना देती हो, लेकिन जिस ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन की सेंस में हम देखते असल में मैं धर्म शब्द को उनके सुपुर्द करने को तैयार नहीं हूं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि नहीं, आई विल नॉट लेट देम क्लेम इट। एग्जैक्टली, आप चाह रहे हो कि धर्म उनको दे दो, अध्यात्म अपने पास रख लो। हाँ, मैं ऐसा करने को राजी नहीं हूं, क्योंकि धर्म भी अपने आप में बहुत ऊंचा शब्द है। तो इसलिए मैंने धर्म शब्द के दो फाड़ कर दिए हैं। मैं कहता हूं ये सब जो मासेज हैं, जो परंपरावादी लोग हैं, अंधविश्वास में जिसको चला रहे हैं, उसका नाम है लोक धर्म और लोक संस्कृति। वो धर्म नहीं है, वो धर्म नहीं है, वो फिल्मी धर्म है, वो LOL धर्म है। तो मैं कभी उसे लोक धर्म बोलता हूं, कभी लोल धर्म बोलता हूं। उसमें सिर्फ हंसा जा सकता है जिसको तुम धर्म समझ रहे हो। नहीं, लेकिन अगर वो इतना त्रासद ना होता तो हम हंसकर निकाल सकते थे। हाँ, मैं बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो तो है ही है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं तुमको उस शब्द को अप्रोप्रिएट करने दूंगा, तुम्हारा उस पर मैं एकाधिकार मान लूंगा। धर्म वास्तव में क्या है वो दूसरी चीज है, तो उसको मैं बोलता हूं सनातन या वास्तविक धर्म। धर्म के दो फाड़, एक लोक धर्म जो आम जनमानस में प्रचलित है, और दूसरा वास्तविक धर्म जो दार्शनिकों ने दिया है, कपिल, कणाद, ये जो हमें धर्म देना चाहते थे, वो अलग धर्म है। उसको जब आप समझते हैं, दिखाई देता है कि जाति जिसकी आपने बात करी, उसका तो कोई अस्तित्व हो ही नहीं सकता। मतलब अगर अद्वैत मानते हैं तब तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता ना। मतलब मुझ में और आप में अंतर कैसे हो सकता है किसी दो व्यक्तियों के बीच? हो गई। इसलिए निर्गुण तो लगातार इसको नकारता रहा। लेकिन जैसा मैंने कहा था कि जब हम सगुण भक्ति वाली दुनिया में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आत्मा और परमात्मा में थोड़ा सा अंतर है, तो इसका मतलब जीव और जीव में भी अंतर संभव। देखिए, जहां से मैं देखता हूं, मेरी दृष्टि से वेदांत अद्वैत है। बाकी सारी जो बातें कही गई वो अपने पुराने ही पूर्वाग्रहों को किसी तरह से जायज ठहराने के लिए और श्रुति सम्मत ठहराने के लिए करी गई। क्योंकि इतना ऊंचा रुतबा है ना वेदांत का कि आपका मत कोई मानेगा नहीं अगर आप ये प्रमाणित ना कर दो कि आप जो बात कह रहे हो वेदांत सम्मत है। तो जो हमारे ही पुराने द्वैतात्मक आग्रह थे उनको किसी तरह से फोर्स फिट किया गया वेदांत पर, अन्यथा वेदांत तो अद्वैत ही है। और ये बात अगर कोई वेदांत में प्रवेश करेगा तो उसको कुछ ही समय में स्पष्ट होने लगेगी कि ये सब बातें इधर उधर की जो है, मैं हूँ, मेरा एक रचयिता है, प्रकृति का किसी ने निर्माण करा था, वो आसमानों में बैठा है, ये लोक होते हैं, मरने के बाद जीवात्मा उस लोक में जाती है, ये सब है, ये सब तो मन की कल्पनाएं हैं। इनका दर्शन में क्या स्थान है? दर्शन तो तथ्य का अन्वेषण है ना, कल्पनाओं के पिटारे को दर्शन थोड़ी ही बोलते हैं। लेकिन उन हत्याओं को, उन प्रैक्टिसेस को जो कि इतनी दारुण हैं, वो प्रैक्टिसेस जो व्यक्ति से उसके जीने की गरिमा इन चीजों का इस्तेमाल करके छीन लेती है, उनको लेकर आक्रोश, ये किसकी जिम्मेदारी होना चाहिए? बहुत जबरदस्त आक्रोश होना चाहिए। जब तक वो जबरदस्त आक्रोश नहीं होगा तब तक लोकधर्म वैसे ही चलता रहेगा जैसा चल रहा है। और भारत की, बल्कि पूरे विश्व की जो दुर्गति हुई है विशेषकर मध्यकाल में, उसका बड़े से बड़ा जिम्मा लोकधर्म के ऊपर है। तो फिर ऐसे में जब राजनीति, जो विवेकशील राजनीति थी, उसने ये तय किया कि भैया इस वजह से, जिसे आप लोक धर्म कहते हैं, उसे दूर कीजिए और राजनीति को इधर कीजिए, इन दोनों के बीच में अंतराल रखिए, जिसे सेक्युलरिज्म कहा गया, इसका मतलब वो शायद एक विवेकशील अंतराल करा गया ना, ये अंतराल ही वास्तविक धर्म है। वास्तविक धर्म माने सही काम करना, जानना कि कहां पर मामला भीतर फंसेगा, हाँ,
और उसका उपाय कर देना, अपने बंधनों को काटना। तो लोक धर्म को शासन प्रशासन से दूर करना, पॉलिसी मेकिंग से दूर करना, ये अपने आप में एक धार्मिक काम है। मंदिर बनाना नहीं है, ये अपने आप में एक धार्मिक काम है। वो मंदिर की परिभाषा पर निर्भर करता है, हम इसको भी मंदिर बोलते हैं। तो वो एक अलग बात है, वो मंदिर हम की तो उसी लोक परिभाषा धर्म पर वाले है। मंदिर की हाँ, बात कर नहीं, रहे हम हैं। क्यों उनको हक दे दें कि उन्होंने जो परिभाषाएं स्थापित करी हैं हम उनको स्वीकार करें? उनको ये विशेषाधिकार क्यों मिलना चाहिए? हम उनको मोनोपोली क्यों दे रहे हैं? ऊंची से ऊंची चीज हमने उनके हवाले कर दी, और फिर हमने इसको कहते हैं थ्रोइंग द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। कि आपने कह दिया कि वो जो धर्म चला रहे हैं ना वही धर्म है। जब आप उसको धर्म बोल देंगे तो जितने भी बुद्धिजीवी हैं और समझदार लोग हैं थोड़े, वो सब धर्म को ही हेय और निकृष्ट मान करके त्याग देंगे। जबकि धर्म आदमी के जीवन का सार है। बिना धर्म के हम कितनी प्रगति कर लें, कितने भी ज्ञानी हो जाएं, लेकिन हम पशु समान हो जाते हैं। और ये मैं कोई रेटोरिक नहीं बोल रहा हूं, ये है ऐसा, सचमुच ऐसा है। तो धर्म हमें चाहिए, लेकिन लोक धर्म वाला नहीं चाहिए, हमें उपनिषदों वाला धर्म चाहिए। लेकिन जब तक उपनिषदों वाला ना आए तब तक लोक धर्म से मुक्ति पाने की कोशिश। लोक धर्म से मुक्ति पाने की जो ऊर्जा है और जो संकल्प है, वो सबसे ज्यादा आपको तब मिलता है जब आप उपनिषदों का संग कर लेते हैं। तब आपको समझ में आता है कि हमें मूर्ख बनाया गया है। असली धर्म अगर ये है तो वो किसने चलाया? फिर आप दूनी ऊर्जा से कहते हैं हटाओ उसको। पर एक स्वर मुझे इसमें उस अहम का फिर से दिख रहा है, मैं गलत हो सकता हूं, मुझे करेक्ट कीजिए, जिसमें यह है कि नहीं, मेरा वाला इंटरप्रिटेशन, हम कई धर्मों में ये देखते हैं बाकायदा। आप जानते हैं इस्लाम की बात आपने की, क्रिश्चियनिटी की बात की, थैंकफुली हिंदुइज्म में कम से कम पहले ऐसा नहीं था, अब शुरू हुआ है कि मेरा वाला जो धर्म है बस वो वाला तो सही है, सच्चा है, बाकी को फेंक दीजिए। उल्टा है, न मेरा वाला न तेरा वाला, जिसने दिया उसका वाला, मेरा वाला नहीं। दिया वाला तो हर धर्म कहेगा कि मेरा वाला हुआ। मैं गॉड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रेवलेशन की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, हमारे पास षड दर्शन है, हमारे पास बौद्ध दर्शन है, चार्वाक दर्शन है, जैन दर्शन है, और उनके भी अलग अलग शाखाएं हैं हमारे पास मौलिक ग्रंथ मौजूद हैं। हमें पता है वो वहां क्या कह रहे हैं, और वो उन्होंने बहुत समझा के बोला है। आपकी मेरी तरह वो भी शिक्षक ही थे और बहुत अच्छे शिक्षक थे, हमसे बहुत बेहतर शिक्षक थे, बहुत समझा के बहुत सरल करके बोला है। तो अगर आप वहां पर जाएंगे तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि वो क्या कह रहे हैं। बात ये नहीं है कि मेरा आग्रह है कि मैं क्या कह रहा हूं मेरा इंटरप्रिटेशन सही मानो। बात यह कि उन्होंने जो कहा है, अगर वो अच्छे शिक्षक हैं तो मुझे उनकी बात समझ में आई होगी ना। वो अच्छे शिक्षक हैं और मैं भी बहुत एकदम बुद्धिहीन ही नहीं हूं तो मुझे उनकी बात समझ में। और फिर अगली जो बात आती है कंसिस्टेंसी की। अगर आपको ये दिखने लग गया है कि वो सबके सब एक ही बात कह रहे हैं तो मोस्ट लाइकली वो सच होगी। और ये बाइनोमियल थ्योरम हुआ करती थी गणित में। हाँ, और ये मैं एक एक्सरसाइज के तौर पे अपने सब छात्रों को हमेशा कराता हूँ। मैं एक तरफ बौद्ध दर्शन लूँगा और दूसरी तरफ मैं लाओ त्ज़ू को ले लूँगा, तीसरी तरफ अष्टावक्र गीता ले लूँगा, चौथी तरफ मैं रूमी को ले लूँगा, और उनको मैं कहूँगा अब जाओ और देखो कि ये जितनी बातें बोल रहे हैं वो बिल्कुल एक है कि नहीं है, और नहीं एक लग रही हो तो आके बताना, चर्चा करेंगे। चलिए थोड़ा सा इसके व्यवहारिक पक्ष को लेते हैं। आपका, मैंने, हमारी टीम ने भी रिसर्च किया, मैंने भी जितना समझने की कोशिश की, आप बार बार कहते हैं कि अगर हम इस वाले मार्ग को समझते हैं तो हम और कुछ नहीं तो जिंदगी में, प्रैक्टिकल जिंदगी में अपने चॉइसेस को लेकर ज़्यादा वाइज हो जाते हैं, हमारे अंदर विवेकशील हम निर्णय लेने लगते हैं। हमारे दर्शकों में अधिकांश बच्चे हैं जिनके दो प्रमुख निर्णय बार बार बात आती है। एक जाहिर है कि रिलेशनशिप्स को लेकर होता है, और दूसरा उनके करियर को लेकर होता है। उसे आप नौकरी कह लीजिए, स्टार्टअप्स कह लीजिए, जो कहना चाहें। एकदम प्रैक्टिकल टर्म्स में जो 18-19 साल के बच्चे की समझ में आए वाले टर्म्स में इन दो चीजों के सूत्र क्या हैं? व्यक्ति, और यहां पुरुष स्त्री दोनों हैं, लड़के लड़कियां दोनों हैं, वो अपने रिलेशनशिप के लिए जब पार्टनर्स को, जो कि उनकी बायोलॉजिकल जरूरत है, सोशल जरूरत है, सब तरह की जरूरत है, चुन रहे हों तो किन चीजों का ध्यान रखें। और जब वे अपनी नौकरी के लिए रास्ता चुन रहे हों, नौकरी कह लीजिए, करियर चेक कह लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इस समय तो जैसा आपने कहा ना कि सबके सब एकदम भेड़ बनकर चलिए जाइए धौलपुर हाउस में घुस जाइए वाले उसमें आते हैं, और हम लोग बार बार उन्हें समझाते हैं कि ये आपका अपना फैसला नहीं है, जब तक ये आपका अपना फैसला ना हो तब तक ये कतई नहीं करना चाहिए। लेकिन करना फिर कैसे चाहिए?
इन दोनों चीजों पर आचार्य जी के सूत्र क्या हैं? चुनो ही मत। आप पूछ रहे हैं कैसे चुनो, मैं कह रहा हूं आप वो करिए जो करने के लिए आपने जन्म लिया है। जो एक तो है आपका जो पूरा बायोलॉजिकल एपरेटस है, वही ज़्यादा कंपेनियन की मांग करता है। जो मानसिक और भावनात्मक मांग भी होती है वो मूलतः शारीरिक मांग ही है। तो एक तो वो है जो मांग करता है, और दूसरी ओर चेतना है, वो किसी और उद्देश्य हेतु है, उसकी मांगें दूसरी हैं। वो कहती है मुझे बेहतर होना है, विचारों में स्पष्टता चाहिए, बोध चाहिए। आप अपनी जिंदगी उधर को बढ़ाते चलो, कुछ मत चुनो। फिर जो होना होगा वो हो जाएगा। कोई आपके जीवन में आना होगा, आ जाएगा। आपको क्या अनिवार्यता पड़ी हुई है कि मैं 25 साल का हो गया, मैं 30 साल की हो गई, तो अब मेरे लिए चुनना बहुत ज़रूरी है? ये क्या एक तरह का डर नहीं है? क्या ये एक तरह की नियम पाबंदी नहीं है? लेकिन डर भी उसी, जैसे हमने कहा कि बाहर से आया हुआ है, तो वह जैसे हम उसका उत्पाद हैं, ऐसे भय भी उसका उत्पाद है। हाँ, तो हम उस डर को ना माने। तो आप कहते हैं कि ना तो हमें अतिरिक्त प्रयास किसी रोजगार के लिए करना चाहिए। रोजगार की बात अलग है, क्योंकि उसका संबंध पेट से है। देह तो पेट नहीं, देखिए, खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे, पर संभोग नहीं करेंगे तो मर नहीं जाएंगे। हाँ, लेकिन जब आप देखते हैं आहार, निद्रा, मैथुन, वो सब एक ही क्रम में आते हैं। इसी क्रम में आते हैं, पर उनकी तीव्रता में बहुत बहुत ज्यादा अंतर है। तो और नौकरी की बात भी अगर पेट से निरपेक्ष हो कि इतना है कि भाई पेट चलता रहेगा, तो मैं तो कहूंगा नौकरी भी मत चुनो। आनी होगी तो आ जाएगी। ये भी कोई आवश्यक नहीं है कि आप कह रहे हो कि अरे अब मैं 24 का हो गया, अभी तक नौकरी नहीं लगी, 28 का हो गया, नौकरी नहीं लगी। लेकिन आमतौर पे वो चुनना ज़रूरी होता है, क्योंकि पेट का सवाल होता है, तो वो चुनना पड़ेगा। तो जब नौकरी की बात आती है तो अपने आप से पूछो कि दिन भर आप जो करोगे उससे आपके जो भीतरी बंधन हैं वो कटेंगे या बढ़ेंगे। मैं कहा करता था अपने छात्रों से कि आप लोग एक स्वॉट एनालिसिस करते हो, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। तो आप अपनी जहाँ स्ट्रेंथ देखते हो और फिर जहाँ पर आप अपॉर्चुनिटी देखते हो, वहाँ पर आप तुरंत पंजा मार देते हो, कहते हो यहाँ मेरी स्ट्रेंथ है और अपॉर्चुनिटी है। लगभग ऐसे कि इधर मिड ऑन की तरफ मेरी स्ट्रेंथ है और फुल टॉस जो है वो अपॉर्चुनिटी है, तो लगा छक्का। तो उल्टा करा करो। जिंदगी स्ट्रेंथ पर खेलने के लिए नहीं है, जिंदगी वीकनेस को काटने के लिए है। काम वो चुनो जो तुम्हारी वीकनेस को काटे। जहां तुम स्ट्रांग हो ही वहां पे तुम्हें क्या करना है, वहां पर तुम फिर कामना पूर्ति करोगे, कहोगे मैं यहाँ स्ट्रांग हूं तो मुझे पैसे और ज्यादा दो, एम्प्लॉयर से डिमांड करोगे। काम वो चुनो जिसमें पेट तो चल जाए, लेकिन साथ ही साथ वो होता रहे जिसकी खातिर पैदा हुए हो। और फिर वहां पर वो जो प्रश्न होता है ना, मैं हूं कौन, जिसकी मैंने आपसे बीच में भी चर्चा करी थी, वो बहुत प्रासंगिक हो जाता है। मैं हूं कौन, जब मुझे पता होता है मैं कौन हूं, तो मुझे पता होता है कि फिर मैं किस लिए हूं। और फिर मुझे ये भी पता होता है कि मुझे नौकरी कौन सी चुननी है। फिर ये भी अपने आप स्पष्ट हो जाता है कि जिंदगी में साथी कौन सा आएगा, चाहे वो पुरुष साथी हो, स्त्री साथी हो, एक साथी हो, 50 साथी हो, मुझे बसना कहाँ है ये भी स्पष्ट हो जाता है। मुझे कौन से निर्णय किधर के कब करने, सब स्पष्ट होते जाते हैं। एक बार जब ये मूल बात स्पष्ट हो जाती है, मैं कौन हूँ, और ले दे करके वो भीतरी एक सिंगल पैरामीटर कौन सा है जिस पे मुझे हमेशा नज़र रखनी है, वो जो भीतर एकमात्र चीज़ है जिस पे हमेशा नज़र रखनी होती है, वो ये है मैं भीतर से और ज़्यादा आज़ाद हुआ कि नहीं हुआ, बंधन कटे कि और बढ़े, बेहतर देख पा रहा हूं या भ्रमों में ही जी रहा हूं, डर के चलाए चल रहा हूं हमेशा की तरह, या देख पा रहा हूं कि डरने के लिए कुछ है ही नहीं। आप जब उस दिशा में बढ़ते जाते हो ना, तो फिर आपको बहुत सारे निर्णय सक्रिय होकर नहीं लेने पड़ते। जिंदगी आपके लिए खुद ब खुद फैसले करती जाती है। कई बार तो आपको पता भी नहीं चलता कि फैसला हो गया, दूसरे आपको बताते हैं तुम्हारा फैसला हो चुका है, आप कहते हो गया, मैंने तो किया नहीं कभी, आई नेवर थॉट अबाउट इट दिस वे। वो बिना सोचे ही हो जाता है। मुझे रिफाइनमेंट की बात आनंद में तो ला रही है। कई बार मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसी चीज है जिसे आई कैन अफोर्ड टू अप्रिशिएट, बट अफोर्ड वाला एस्पेक्ट उतना ही इंपॉर्टेंट इसमें लग रहा है। मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या अन्यों के लिए, ये सब तो अपनी व्यक्तिगत, इसमें मतलब मुझे लगता है कि वैयक्तिकता इसमें बहुत गहराई से कूट कूट कर
भरी हुई है इस वाली संकल्पना में। क्या किसी अन्य के लिए संघर्ष का, आप कह रहे हैं कि कंडीशनल है ये बात, जिसके लिए मुनासिब हो वो कर सकता है, इसके लिए नहीं हो नहीं कर सकता? नहीं, मैं इससे ज्यादा ये कह रहा हूं कि ये शायद जो अफोर्ड कर सकता है, जो जिसकी परिस्थितियां वैसी हैं, जो जिसकी परिस्थितियां ऐसी हैं, उसके पर्सनल, व्यक्ति सापेक्ष है। हाँ, शायद सब कर सकते हैं अपने लिए तो, लेकिन मैं जानना चाहता हूं दूसरा सवाल मैं ये कि क्या मुझ में और पशु में कुछ अंतर रह जाएगा जब केवल मैं अपनी ही सोच रहा हूंगा? क्या यह परेशानी कि मैं यहां जीवित हूं इस हाड़ मास के साथ, और उसके बावजूद इसी समाज में किसी व्यक्ति को स्त्री के रूप में पैदा होने के कारण कुछ सहना पड़ रहा है, गरीब होने के कारण कुछ सहना पड़ रहा है, किसी जाति में होने के कारण या किसी धर्म में होने के कारण कुछ सहना पड़ रहा है, तो मेरा उसके प्रति कुछ दायित्व है, या मैं सिर्फ इसी रास्ते से केवल अपना ही तो मुझे कौन बताएगा कि मेरा क्या दायित्व है? मेरे ऊपर भी तो वही ताकतें काम कर रही हैं ना जो उस स्त्री के ऊपर काम कर रही हैं। नहीं, लेकिन हो सकता है मेरी परिस्थितियां मुझे दिखाती हूं कि देखिए ये वायलेंस जेंडर के लिए हो रही वायलेंस है, और इसी जगत में होने में और जिंदा होने के कारण ये मेरा भी दायित्व है। ये आपको कोई परिस्थिति कभी नहीं बता सकती कि आपका दायित्व क्या है। वही चीज जो आपको बताती है उसको बोध साहित्य कहते हैं। आपको ज्ञान दिया जा सकता है इकोनॉमिक्स का, आपको ही बताया सकता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कितनी, ये सब है, ठीक है। इन सब से क्या आप में कंपैशन जागृत हो जाएगा? बहुत सारी दूसरी चीजें, मसलन लिटरेचर पैदा करेगा, मसलन संवेदनाएं पैदा करेंगी। वो जो लिटरेचर भी है, जो उत्कृष्ट कोटि का साहित्य है, वो फिर आध्यात्मिक ही हो जाता है। देखिए, आपको बहुत कुछ पता हो सकता है, ठीक है, और आपके घर के ठीक सामने बड़े लंबे चौड़े स्लम्स हो सकते हैं। आप जा करके करुणावश उनकी मदद करना थोड़ी शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि आप भी उसी हद तक गुलाम हो सामाजिक ताकतों के जिस हद तक वो गुलाम है। बस उनकी गुलामी ने उनको वहां पटक दिया, आपकी गुलामी ने आपको एक मेंशन में पटक दिया है। तो इसलिए आंतरिक आज़ादी सबसे पहली चीज़ है। जब तक आप आज़ाद नहीं हो, भाई एक जेल में दो कैदी हैं, वो दोनों एक दूसरे की कैसे मदद कर देंगे आज़ाद होने में? पहले मुझे आज़ाद होना पड़ेगा, तब मैं किसी और की मदद कर पाऊंगा। नहीं तो खतरनाक बात आपसे कहता हूं, अब ये खुद आज़ाद हुए बिना जो लोग निकल पड़ते हैं ना दूसरों की मदद करने, इन्होंने दुनिया और बर्बाद करी है। जरा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, मुझे पता ही नहीं कि दूसरे का बंधन क्या है, और मैं चल पड़ा उसको हेल्प देने के लिए, तो मैं हेल्प के नाम पर क्या करूंगा? नहीं, मैं इसको दूसरी तरह से समझने की कोशिश करता हूँ। आप ये मानकर चल रहे हैं कि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए मैं दम्भ से भरा हुआ हूँ और मुझे नहीं पता, जैसा आपने, बोध नहीं है, और मेरे पास 1000 रुपया फालतू है। मैंने सोचा इस 1000 से मैं महानता क्रिएट करता हूँ और किसी को ले जाके 500 उसमें से दे दिया, 800 दे दिया। आई अंडरस्टैंड द फ्यूटिलिटी। बिल्कुल, आई क्लियरली अंडरस्टैंड नॉट जस्ट द फ्यूटिलिटी, द ग्रेट डेंजर इनहेरेंट इन इट। क्योंकि सुनिए, जो गरीब है वो किसी वजह से गरीब है। एग्जैक्टली, दिस इज, आपने उसको दे जा करके 500 रुपए दे दिए, उसने आके उसकी दारू पी ली। तो ये आपने उसकी मदद करी? नहीं, मैं मान रहा हूं इसलिए, लेकिन ये व्यक्ति पर तो लागू हुआ। जो स्ट्रक्चर से टकराने की बात करते हैं, मान लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे गरीब मेरे स्लम से परेशानी है, स्लम से भी परेशानी है, लेकिन मैं जानता हूं कि ये डिस्पैरिटी की वजह से है, और डिस्पैरिटी स्ट्रक्चरल है, संरचनात्मक है। तो यदि मैं उस संरचना से टकराने के लिए कुछ करता हूं, ठीक है, मसलन मान लीजिए जिस भी किस्म के एक्टिविज्म जो कि स्ट्रक्चर से टकराने की बात करता है, तो वो इसमें कहां फिट होता है? वो व्यक्तिगत मदद नहीं कर रहा। क्या वो ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी नहीं है? एकदम भी नहीं है। और इस बात को मैं बहुत साफ साफ समझना पड़ेगा। पहली बात, स्ट्रक्चर आसमान से नहीं उतरा है। दूसरी बात, स्ट्रक्चर से टकराने वाला मैं हूं ना। जब मुझे ही इनर क्लैरिटी नहीं है तो मैं क्या टकरा रहा हूं किसी स्ट्रक्चर से? फिर मैं जो टकरा रहा हूं स्ट्रक्चर से, वो जानते हैं क्या है? वो एक स्ट्रक्चर का दूसरे स्ट्रक्चर से क्लैश है। एग्जैक्टली। और दुनिया भर में जितने भी आज तक रिवॉल्यूशंस हुए हैं वो सब यही हुए, एक स्ट्रक्चर को दूसरे से डाल दिया, उससे कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता है। स्ट्रक्चर आया कहां से था? पहली बात, इंसान नहीं बनाया था ना। जब तक इंसान नहीं बदलेगा वो स्ट्रक्चर बदल नहीं सकता मूलतया। फिर आप यही करोगे कि आप एक हाइपोथेसिस को और एक प्रेजुडिस को दूसरा हाइपोथेसिस और दूसरे प्रेजुडिस से रिप्लेस कर दोगे। तो नहीं, लेकिन बुद्ध यही करने निकले, महावीर यही करने निकले, आपने पहले भी पूछा था, कबीर यही करने निकले। क्योंकि उन्होंने क्या किया कि उन्हें लगा कि ये एक स्ट्रक्चर है, अब बहुत तरह के बंधन है, और मुक्ति व्यक्ति मात्र की नहीं हो सकती, मेरी अकेले की भी नहीं हो सकती। वो तो ये मान के निकलते हैं ना कि मेरे अकेले की मुक्ति का क्या मतलब है जब तक कि सब मुक्त नहीं। वो एक काउंटर स्ट्रक्चर देने की कोशिश करते हैं, एक यूटोपिया देने की कोशिश करते हैं। पता नहीं वो यूटोपिया था या नहीं, पर स्ट्रक्चर तो डेफिनेटली था। ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सबसे पहले वो सोशल रिफॉर्मर नहीं थे, वो इंडिविजुअल रिफॉर्मर थे। सोशल रिफॉर्म
वो तो छाया होती है व्यक्ति के उद्धार की। बुद्ध पहले अनात्मा की बात करते हैं, पहले अहंकार काटते हैं, उसके बाद आता है कि व्यक्ति और व्यक्ति के मध्य समता होती है। वो बात की आती है कि बौद्ध मत में जातियां नहीं होगी, शोषण नहीं होगा, हिंसा नहीं होगी, वो बात बहुत बाद की आती है। स्ट्रक्चर खड़ा हुआ ना, वो बाद में आता है। वो स्ट्रक्चर कहां से आया? वो स्ट्रक्चर इनर क्लैरिटी से आया। बुद्ध सर्वप्रथम मानव के अंतर जगत के दार्शनिक हैं। समाज सुधार बाद में पीछे पीछे अपने आप चला आता है। जो लोग समाज सुधार की पहले कोशिश करते हैं, बिना अपने आप को सुधारे, बिना मानव के भीतर की दुनिया को जाने, वो और गड़बड़ खड़ी कर देते हैं। अंबेडकर, देखिए, जिस हद तक किसी को इनर क्लैरिटी होगी, उसी हद तक वो जो करेगा वो आगे चल करके लोगों के लिए यूटिलिटी का हो सकता है, नहीं तो बस वो कन्फ्लिक्ट पैदा करेगी चीज़। वो भी पढ़े लिखे आदमी थे, दुनिया भर की किताबों का उन्होंने अध्ययन करा था, और इसीलिए उन्होंने बहुत सारी जो बातें बोली वो आज भी हमारे लिए काम की हैं। जो हमारा मैं लेकिन के बाद का वाक्य सुनना चाह रहा हूँ। हाँ, जैसे जो हमारा जो संविधान है, उदाहरण के लिए 2-3 बार मैंने इस पे पूरी लंबी चौड़ी बात करी है कि जो हमारा संविधान है, विशेषकर जब लोग आते हैं ना, कहते हैं हिंदू राष्ट्र चाहिए, ये संविधान नहीं चलेगा, मैं उनको कहता हूँ तुम्हारे संविधान में प्रियम्बल को लेके मैंने समझाया था, एक एक बात जो लिखी हुई है वो वेदांत की ही तो बात है। तुम और कौन सा हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हो? तुम्हें लगता है कि ये दुनिया भर के सब संविधानों से प्रेरणा लेकर के यहाँ पे डाल दिया गया है, पर उसको और तुम वहाँ पर देखोगे तो वहाँ जितनी बातें हैं वो वेदांत की ही हैं। बात यह है कि जो मानव के उच्चतम मूल्य हो सकते हैं वो संविधान में पहले से मौजूद है, तो तुम्हें उसको बदलने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो पहले उन उच्चतम मूल्यों को स्वयं जानना ज़रूरी है, उसके बाद ही किसी किस्म का समाज सुधार हो सकता है। आप कबीर साहब की बात कर रहे हैं। कबीर, अभी जो हमारा शिक्षण कार्यक्रम चल रहा है उसमें से 6 धाराएं हैं, जिसमें से एक कबीर साहब को समर्पित है। आपने महात्मा बुद्ध की बात करी, एक धारा माध्यमिक दर्शन को समर्पित है, एक धारा वेदांत को समर्पित है, उसमें अष्टावक्र गीता है, कठोपनिषद है, भगवद गीता है। तो ये जितने लोग जो बातें कर रहे हैं वो सब सर्वप्रथम यहाँ की हैं। ये फिर इसके बाद खुद ब खुद हो जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि चुनने की ज़रूरत नहीं है, उसी तरीके से जब यहाँ ठीक होता है ना मामला, तो फिर आप असहाय हो जाते हो, विवश हो जाते हो। आपके माध्यम से समाज सुधार अब होके रहेगा। आप ये कर ही नहीं पाओगे कि अब मैं समाज सुधारक नहीं हूँ। आप मजबूर हो जाओगे, आपको निकल के समाज सुधार करना पड़ेगा। करना भी नहीं पड़ेगा, वो स्वयं होगा, अब आपके माध्यम से होगा। अब ये जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ एज अ टीचर, और मैं एकदम कम्युनिकेशन के स्टूडेंट की तरह बात, जी बिल्कुल, मैं देख पाया कि आपके उसमें जो ओज बढ़ता है तो वो किस क्षण पर बढ़ता है। और कम्युनिकेशन के स्टूडेंट होने के नाते हम इस बात पर अक्सर चर्चा करते हैं कि ये जो ओज अचानक आया बड़ा रोचक था। आपकी बहुत सारी सफलताओं में एक महत्वपूर्ण सफलता इस कम्युनिकेशन की फील्ड की है। अगर नंबर्स के सेंस में बात करें तो आप शायद दुनिया के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय स्पिरिचुअल कोच हैं या शिक्षक हैं उस सेंस में। मैं इसके पेडागॉजी, मेथडोलॉजी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मेथड रहा है इस जगह तक पहुँचने का? क्योंकि इतनी बड़ी, अगर मैं इसको शब्द, चूंकि मुझे कोई और शब्द इस समय याद नहीं आ रहा, तो इतनी अधिक बड़ी जो फॉलोइंग है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आई एम श्योर यू ऑलरेडी नो इट। क्या मेथड था आपका यहाँ तक पहुँचने का, और इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए आप अपने आप को कैसे तैयार करते? मेरे लिए तो 5-7 लाख लोगों के का दबाव ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी लगता है कि कई बार मैं अपने आप को बहुत छोटा पाता हूँ। मैं लोगों से बस उस मुद्दे पर बात करता हूँ जो 5 लोगों में, 5 लाख लोगों में और 5 करोड़ लोगों में एकदम साझा है। वो मुद्दा है कि मैं हूँ और मेरी ज़िंदगी जो है वो दबी हुई है, घुटी हुई है। मेरे ही भीतर मेरे सारे बंधन मौजूद हैं। मैं सिर्फ इस बात पे बात करता हूँ, तो फिर फ़र्क ही नहीं पड़ता ना कि सामने 5 लोग बैठे हैं या 5 करोड़ लोग बैठे हैं। वो बात सब पर लागू होती है, लगभग वैसे ही कि वाकई सब पर। थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि मेरा नाम विजेंद्र चौहान नहीं है, मैं विनीता हूँ, मैं कोई स्त्री हूँ, और मैं एक स्त्री की तरह से पूछता हूँ, आचार्य जी ये बताइए कि तमाम फिलॉसफी, दर्शन की आपने जो बात की, उनमें
स्त्री दार्शनिक क्यों हम नहीं प्रयोग थे? करके देखें। स्त्री दार्शनिक क्यों नहीं थे? हाँ हाँ, हम प्रयोग करके देख ठीक, लेते तो ये बताएं कि ये जो बात है, हाँ। मुझे ये लगता है एक स्त्री होने के नाते कि ये जो बात है एक पुरुष ने दूसरे पुरुष से कही, तीसरे पुरुष ने सुनी, और ऐसे 30,000 पुरुषों ने कहा कि सभी स्त्रियों को भी यही मानना है। हाँ, देखिए ऐसे कर लेते हैं। अब हमारे सामने ये लोग बैठे हुए हैं, मान लीजिए मैं एक यहाँ पे अपना सत्र ले रहा हूँ, वो बैठी हुई हैं वहाँ पर, वो एक गरीब घर से आती हैं, बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, और उनके ऊपर उनके ससुराल वालों का बड़ा दबाव रहता है। अभी उनके ऊपर ये दबाव है कि तुम्हारे 3 लड़कियां हो गई हैं, अब एक लड़का चाहिए, तो एक और तुम पैदा करो, ठीक है। ये बहुत पढ़े लिखे हैं, ये अमेरिका से MBA करके आए हैं, क्योंकि जो मेरी ऑडियंस है वो सब वर्गों से है, तो ये भी है, मान लीजिए ये अमेरिका से आए हैं। इनके ऊपर बहुत दबाव है इनके बॉस का कि मुझे इतने पैसे ले आकर के दे दो। मैं उनसे ना उनकी सास की बात कर रहा हूँ, ना इनके बॉस की बात कर रहा हूँ, मैं दोनों से कह रहा हूं कि बताओ तुम्हारे भीतर क्या है जो तुम्हें शोषण सहने को मजबूर करता है, तुम्हारे भीतर क्या है। और अगर मैंने 2 घंटे में इनको इनके भीतर मोड़ दिया और ये देख पाए कि किसी के साथ अन्याय नहीं होता, किसी के साथ कोई मजबूरी नहीं होती, सब अपने ही भीतर के स्वार्थ और लालच से बंधे होते हैं और इसी कारण बहुत कुछ बर्दाश्त करते हैं, तो उसके बाद अब ये दोनों बहुत अलग अलग दिशाओं में जाएंगे, और ऐसी दिशाओं में जाएंगे जिसका ना मुझे संज्ञान है ना मैंने चर्चा करी। वो अपने घर जाएंगी और उन्हें जो करना होगा आप कर डालेंगी, और ये अपने बॉस के पास जाएंगे, इन्हें जो करना हो कर डालेंगे। बात मैंने दोनों से एक ही करी थी, पर दोनों के जो परिणाम आएंगे बहुत अलग अलग आयामों में, बहुत अलग अलग दिशाओं में आएंगे। तो बस यही विधि है। मैं तो एक बात पूछूंगा, तुम बताओ तुम बेचैन हो? वो कहेंगी हाँ बेचैन हो। तुम भी बेचैन हो? हाँ बेचैन हो। ठीक है, ये बस एक मतलब स्थूल किस्म का उदाहरण है। तुम बताओ कि तुम क्या सोचते हो, तुम्हें किसने दबा रखा है? ये कहेंगे बॉस ने। तुम्हें किसने दबा रखा है? वो कहेंगी सास ने। मैं कहूंगा अच्छा, और वो सास ने दबा रखा है, उनका मुद्दा ही बहुत अलग है कि चौथा बच्चा चाहिए और लड़का होना चाहिए। इनका मुद्दा बहुत अलग है। इनका बॉस कह रहा है कि साहब इस क्वार्टर में आप जो है इतने % अपना रिजल्ट और बढ़ा करके दो, टारगेट है पूरा। लेकिन ना इनके बॉस का मुझे कुछ पता, ना पता कर सकता हूं, इतने लोग हैं, मैं किसका किसका व्यक्तिगत पता करूंगा। एक बात करूंगा, मैं की मैं के बंधन, और उसके फिर जो परिणाम आते हैं वो अपने आप क्रांतिकारी होते हैं। ऐसी ऐसी क्रांतियां हो रही, मुझे पता ही नहीं है कहाँ क्या हो रहा है, पर जो होना है वो हो रहा है। वही मैं आपसे कह रहा था, हम भीतर से ठीक हो जाए ना, उसके बाद बाहर जो होना होता है वो बहुत धमाकेदार तरीके से होता है, फिर उसे रोका नहीं जा सकता। जिसको एक बार ये बात समझ में आ गई कि मैं स्वयं ही अपनी स्थिति के लिए जिम्मेदार हूं, उसके बाद आप उस आदमी का जोश, उसका आवेग, उसकी आजादी रोक नहीं सकते। आचार्य जी, उस बालक प्रशांत से जो बेचैन था ईरान इराक बल्कि अमेरिका इराक खाड़ी युद्ध को लेकर, उससे फिर से संवाद करें अगर, तो मुझे बताइए कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लगातार देखते हैं, अभी तो मैं तो अभी इसी बात से के लिए आपसे जद्दोजहद कर रहा हूं कि व्यक्ति और समाज वाले मामले में समाज को भी थोड़ा भाव दें। आप कहते हैं नहीं, व्यक्ति ही फिलहाल। नहीं, मैं समाज को भाव देने की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं उस धारणा को तो मैं आप एक समझ बात गया। बताइए, हम और आप ही तो निकलेंगे ना समाज को। वो पॉइंट टेकन, बट क्या इसको हम ऐसी चीजों पर जो कि अंतर्राष्ट्रीय है सब पर लागू होगा? मसलन अगर मैं जानना चाहूं कि भैया इजराइल को कैसे, या जो भी दूसरा पक्ष है उसको कैसे ये सद्बुद्धि आए कि दुनिया नष्ट करने के लिए नहीं है, बहुत खूबसूरत चीज है, इसे बचाए जाने की जरूरत है, ये मैं उम्मीद करूं कि नेतन्याहू से कहा जाए कि भैया अंतर देखिए तब समझ में आएगा, तो थोड़ा मुश्किल बात हो जाएगी। आपको निराशा इसलिए हो रही है क्योंकि आपने उस तरह के बहुत उदाहरण देखे नहीं हैं, तो इसीलिए आपको ये बात बहुत यूटोपियन जैसी लग रही है। ठीक है, बात पॉइंट ठीक है। I'll be... ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? पर उसी बात को थोड़ा हम अपने ऊपर लेकर के देखेंगे। हम और आप दुनिया में कुछ करने निकल रहे हैं और हम दोनों ही नशे में धुत हैं। तुम दुनिया में क्या सुधार ला सकते हैं? पहले हमें अपना नशा उतारना पड़ेगा ना, और जब हम अपना नशा उतार दिया तो फिर हमारे लिए ये अनिवार्य हो जाएगा कि हम दुनिया को ठीक करने चलें, क्योंकि दुनिया में ही हमें दिखाई देगा वो सब जगह हैं जहाँ से नशा बटा जा रहा है। तो फिर हम कुछ करेंगे। पहले मैं खुद को ठीक करूंगा, तब ना मैं बाहर कोई स्ट्रक्चरल या सोशल काम करूंगा। तो पहले, अब आप मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हैं, वो तो जो वहाँ हो रहा है वो तो कशमकश पूरी तरह धार्मिक है, हम जानते हैं। आप ऊपर से उसको जियो पॉलिटिकल बोल लीजिए, पर हम सब जानते हैं भीतर से रिलीजियस है। हम ये भी जानते हैं कि शिया सुन्नी का भी जो पूरा विवाद है वही ईरान को इसमें घुसने को मजबूर कर रहा है। सुन्नियों ने शियाओं को मान्यता नहीं दे रखी है,
अब शियाओं के पास, या शियाओं की जो लीडरशिप है, पूरे ईरान की बात नहीं है, उनके पास अब एक ये जरिया निकल रहा है कि किसी तरीके से हम दिखा दें कि देखो जब मुसीबत आई थी तब तो हम खड़े हुए ना, तो तुम्हें हमारा नेतृत्व स्वीकार करना चाहिए, पूरा अरब विश्व फिर हमारे तले आ जाए। अब ये सब क्या है? ये कोई देश कर रहा है या ये बात आपको किसी इंसान की लग रही है? ये तो वृत्ति इंसान की होती है ना। घर में 4 भाई हैं, एक भाई को कोई भाव नहीं देता किसी वजह से, घर पे कोई आफत आई तो ये जो भाई है जैसे कोई भाव नहीं देता और वो गुस्साया रहता है, जब घर पे आफत आई तो वो आके तन कैसे खड़ा हो जाता है, मैं आफत दूर करूंगा, आफत दूर करूंगा, पर वो खुद ही नहीं जानता आफत क्या है तो और बड़ी आफत पैदा कर देता है। जो चल रहा था हमास और गजा के साथ, ईरान ने घुस करके स्थिति और जटिल कर दी है, और अब ऐसी जटिल कर दी है कि ईरान के लिए खुद निकलना उससे बाहर मुश्किल हो रहा है। तो ये सब बातें हम राष्ट्रों के तल पर हो रही हैं ऐसा क्यों माने? ये सब बातें तो व्यक्तियों के तल पर हो रही हैं। राष्ट्र कोई कॉन्शियस इकाई थोड़ी ही होता है। थैंक यू फॉर मेंशनिंग इट, बिकॉज आपको शायद हैरानी होगी पर ये मेरी चीट लिस्ट में था इस राष्ट्रवाद पर चर्चा करना, कि जब हम राष्ट्र एक एंटिटी के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं, अब तक शायद इस बातचीत में आपको ये आभास हो ही गया होगा कि जिस प्रकार जैसे आप लोक धर्म कह रहे हैं उसे लेकर मेरी राय कोई बहुत अच्छी नहीं है, मेरी तो बहुत बुरी है। उसी तरीके से राष्ट्रवाद को लेकर भी मेरी राय कोई बहुत अच्छी नहीं है। वो भी मुझे लगता है कि दुनिया की बहुत सारी परेशानियों की जड़ जो है वो ये राष्ट्रवाद नाम की चीज भी है। ये जो राष्ट्र होता है ये जब व्यक्तियों की तरह, और वो भी बहुत विवेकशील व्यक्तियों की तरह नहीं, औसत व्यक्तियों की तरह व्यवहार करने लगते हैं, तो इससे कुल मिलाकर दुनिया पर क्या असर आपकी नजर में पड़ता है? देखिए, राष्ट्र के साथ भी वही बात लागू होती है जो लोकधर्म के साथ लागू होती है। जो हमारा राष्ट्रवाद है वो लोक राष्ट्रवाद है, और इसीलिए नहीं, लेकिन आपने कहा था कि धर्म तो एक अच्छा भी होता है, धर्म अच्छा होता है। हाँ, उसी तरह से एक राष्ट्रवाद अच्छा भी हो सकता है। मैं उस पर आता हूँ। मैं ऐसे राष्ट्रवाद को नहीं जानता हूँ। वो कौन सा है? ये भी बात करते हैं। देखिए, राष्ट्रवाद की जो बुराइयां हैं वो तो बहुत अच्छे अच्छे चिंतकों विचारकों ने हमारे सामने रखी हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन फिर वही बात कि राष्ट्र तो अपने आप में चैतन्य इकाई है नहीं ना। नेशन, द अंडरलाइंग प्रिंसिपल दैट यूनाइट्स अ पीपल, ठीक है ना, वो एक सटल चीज है, वो एक रियल एस्टेट का टुकड़ा नहीं है, कंट्री नहीं है, वो एक प्रिंसिपल है, वो एक सिद्धांत है। कि जब हम कहते हैं नेशन, तो नेशन हम एक या तो कल्चरल एंटिटी के तौर पे देखते हैं या एक कुछ ऐसा है, हाँ, कुछ ऐसा है जो मुझको, आपको, इनको 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 जो है बांध के रखता है, हम साझा है हम में। अब वो साझी चीज क्या हो सकती है? नहीं, बट देन राष्ट्र की डेफिनेशन शुरुआत से ही कहती है कि अपनों, जिसे आप कह रहे हैं अपनों के प्रति लगाव, अनफॉर्चुनेटली इसी का दूसरा पक्ष है परायों के प्रति अलगाव। तो अपनों की परिभाषा, अब अपनों की परिभाषा पर आते हैं, तो ये इतने यहाँ बैठे हुए हैं, हम कह रहे हैं हम अपने हैं, हम एक हैं। हम एक इस तरीके से भी हो सकते हैं कि हम सब बंगाली हैं, ठीक है, तो हम बांग्लादेश बनाएंगे तो हो गया नया नेशन। हम कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं तो 2 नेशन थ्योरी हो गई, पाकिस्तान बना देंगे, ठीक है। हम कह रहे हैं साहब हम तो आर्यंस हैं, जर्मन्स हैं, तो यहूदियों को ख़त्म करो, यहाँ से भगाओ। एक ये इस तरह का राष्ट्रवाद हो गया। एक वो वाला हो गया जो साउथ अफ्रीका में आपने देखा था कि साहब देयर इज अ कंट्री, हाँ, गोरे, कि हमारी जो खाल का रंग है वो तय करेगा कि अपना कौन है, पराया कौन है, ठीक है। हमारी खाल का रंग तय करेगा अपना कौन है, पराया कौन है। हमारा मजहब तय करेगा अपना कौन है, पराया कौन है। हमारी भाषा तय करेगी अपना कौन है, पराया। तो लिंग्विस्टिक सेपरेटिज्म हम देखने को तो, और ये क्यों नहीं हो सकता कि हमारी चेतना का तल, हमारे बहुत ऊंचे साझे मूल्य ये तय करेंगे कि अपना कौन है। और खेद की बात यह है कि हमारे बहुत चाहने के बाद भी कुछ लोग होंगे जो ऊंचे मूल्यों के लिए अभी तैयार नहीं हैं, तो दुर्भाग्यवश बस एक प्रोविजनल तौर पर, इंटरिम तौर पर हम उनको पराया मानने को मजबूर हैं। लेकिन अगर हम इतनी उदात्त, हाँ, इतनी और उदार, हाँ, परिभाषा राष्ट्र की रखेंगे तो पाकिस्तान से नफरत कैसे कर पाएंगे? तो मत करिए, उसके बिना कैसे चलेगा दुनियादारी? मतलब आप समझ पा रहे हैं कि मैं कहां से बोल रहा हूं? मैं भी समझ गया, दर्शक भी समझ गए सब समझ गए कि किधर को जा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि देखिए, भारत राष्ट्रवाद ठीक है, वो उसकी बड़ी कुत्सा हुई है, लेकिन भारत राष्ट्र से मुझे प्रेम है, और प्रेम है क्योंकि जो अंडरलाइंग वैल्यूज़ हैं वो बहुत ऊंची हैं। वो जो इतनी ऊंची अंडरलाइंग वैल्यूज़ हैं वो ये सिखाती नहीं है किसी से नफरत करो, वो तो बल्कि ये सिखाती है कि यही वैल्यूज़ अगर सिखा सकते हो तो पूरे विश्व को सिखाओ ना।
जो बात तुम जान गए हो, यदि तुम जान गए हो, और वो बात अगर ऊंची है तो क्यों ना सब में बांटी जाए। भारत का राष्ट्रीय आधार ये क्यों नहीं हो सकता? नहीं फिर तो पूरी दुनिया का ही हो गया ना। पूरी दुनिया का तो हो फिर गया। दुनिया का हो गया तो फिर तो पूरी दुनिया का हो नहीं गया। मैंने कहा कि खेद की बात हमेशा ये नहीं, रहेगी। अगर इन प्रिंसिपल हमें अल्टीमेटली वहां पहुंच जाना चाहिए कि जहां फिर सीमाएं मिट जाएं। यू एग्री विद दैट? वो तो होना ही चाहिए, और क्या। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए समझिए बात को, हम यहां ये सारी बातें करते हैं, पर ये सारी बातें करने के लिए भी हमें इन चार दीवारों की जरूरत है, क्योंकि अभी ये पूरी दुनिया ऐसी नहीं है कि हमें ये बातें करने दे। हमारे यहाँ जो सामने सड़क है ना, इस पर ही बहुत बार हो हल्ला और खूब हो चुका है। तो जब तक ये पूरी दुनिया ही ऐसी नहीं हो जाती कि हम जो उदात्त बातें कर रहे हैं वो उन उदात्त बातों को मूल्य दे, सम्मान दे, तब तक मुझे इन दीवारों की ज़रूरत होगी। व्यवहारिक बात ये है। लेकिन ये दीवारें मेरी सच्चाई नहीं है। ये दीवारें बस एक इंटरिम अरेंजमेंट हैं, और मुझे हमेशा याद रहना चाहिए कि मुझे दीवारें गिरानी है। मुझे दीवारें गिरानी इस तरह से है कि माहौल ऐसा कर देना है कि जो सड़क का आदमी है वो भी राह चलते रुक जाए, कहे मुझे भी सुनना है क्या बात हो रही है। पर अभी ऐसा नहीं है। अभी हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं, सड़क का आदमी हॉर्न बजा रहा होता है, तो हमें दीवारें ही नहीं चाहिए होती, हमें साउंड प्रूफ दीवारें चाहिए होती हैं। कई बार तो यहाँ बाहर आकर के पत्थरबाजी की नौबत आ गई है उन्हीं मुद्दों पर जिन मुद्दों की आप चर्चा कर रहे हैं, राष्ट्र, धर्म। अब मैं लोक धर्म की ऐसी व्याख्या और फिर आलोचना करूंगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ खूब हल हो चुका है। तो तब तक ये दीवारें चाहिए होंगी, तब तक, मात्र तब तक। मैं भी उस दिन के लिए काम कर रहा हूं जिस दिन ये दीवारें न चाहिए हों, लेकिन उस दिन तक पहुंचने के लिए भी ये दीवारें चाहिए। लेकिन इसमें जितनी जरूरत मेरी सुनाने की इच्छा की है, शायद उतनी या उससे ज्यादा सुनने की इच्छा की भी होगी। जिसको सुनाना है दायित्व तो उसका होता है। जिस क्षण आपने ये जिम्मेदारी स्वीकार कर ली कि मैं हूं जो सुनाऊंगा, उस क्षण आपने ये भी स्वीकार कर लिया कि साहब वो अगर इस हालत में होता कि स्वयं सुनने आ जाता तो मुझे उसे सुनाने की फिर जरूरत ही शेष नहीं रहती। जिसको सुनना है वो तो सदा भागेगा। मुझसे पूछिए कि 20 साल से मैं कैसे पीछे पीछे दौड़ दौड़ के पकड़ रहा हूं। हालांकि पता नहीं, मतलब आप शायद जानते हो कि मैं कभी कभी इंटरव्यूज लेता हूं और उसमें बार बार इस कम्युनिकेशन में बात करता हूं कि सुनना बोलने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऑब्जर्वेशन, अवलोकन और लिसनिंग, ये इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं। जब आप इन्हें, आपके अंदर ये होती हैं, तभी आप बेटर कम्युनिकेटर बन पाते हैं। आप बताते हैं ना। ये भी जब वो आपसे सुनते हैं तब समझते हैं ना कि सुनना जरूरी है। हाँ, तो ये भी सुनाना पड़ता है कि सुनना, या फिर ये पहले इस तक पहुंचना पड़ा होगा। वो खुद नहीं पहुंचेगा। ये भी आप सुनाओगे कि सुनना जरूरी है, तब वो सुनने लायक बनेगा। ये बात थोड़ी सी अन्याय की है कि सारी जिम्मेदारी एक के ऊपर ही डाल दी, और वो जो अन्याय है मैं उसका अनुभव भी दिन रात करता हूं खुद ही। लेकिन अब क्या करें, ऐसा ही है। जिसको देना है दायित्व उसी का है। देना है तो वहीं से दायित्व आ गया ना। दायित्व देने वाला ही दायित्व निभाएगा। देय आपकी। लेकिन हिंदी बहुत अच्छी है। मैं एक शिक्षक होने के नाते मतलब उस भाषा को देख रहा था, और इस समय पब्लिक स्पीकिंग करने वाले लोगों में बहुत कम लोग, एक तो उच्चारण के स्तर पर भी, वाक्य प्रयोग के स्तर पर भी, और शब्द भंडार के स्तर पर भी, पता नहीं क्यों, मतलब खैर हम लोगों के लिए तो ये निराशा की बात है हिंदी के शिक्षक होने के नाते कि भाई क्यों भाषा बहुत ज़्यादा लोग नहीं दिखाई देते हैं उसमें। सम्मान होता है तो फिर अधिकार भी आ जाता है। क्योंकि भाषा को सम्मान नहीं है तो इसीलिए भाषा पर अधिकार भी नहीं है। जैसे रिश्तों में होता है ना, आप किसी को सम्मान देते हैं तो उसके ऊपर आपका थोड़ा अधिकार भी बन जाता है घर में। तो हिंदी भी ऐसी ही है, जब हम उसको सम्मान नहीं देते तो फिर हमारा भाषा पे, लैंग्वेज पे कमांड भी नहीं होता। यही होता है ज़्यादातर। तो उसको तो मतलब हम काम चलाऊ की तरह ही इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदुस्तान में। कीमत भी हमने बहुत दी है। जैसे हम अभी YouTube के कॉन्टेक्स्ट में बैठे हुए हैं, तो जो पूरा चैनल ही है उसमें टाइटल, थंबनेल, जो नीचे विवरण होता है पूरा, वो सब कुछ देवनागरी में ही रहा है। हिंदी तो फिर भी चल जाती है, दुर्दशा देवनागरी की है। देवनागरी की तो खैर मतलब ये बात सच है। मतलब हम लोगों ने कई बार इस बात को समझने की कोशिश भी की है, बल्कि मैं तो क्लास में चूंकि पढ़ाता भी हूँ तो इस बात पे बार बार चर्चा करता हूँ कि भाषा तो चलिए, फिर भी आपके पास एक राजनीतिक वरदहस्त
पोस्ट इंडिपेंडेंस आपको मिलता है तो है, लेकिन पिछले 20 सालों में देवनागरी लिपि उसके साथ कई स्तर पर गड़बड़ हुई है। खासतौर से सोशल मीडिया आ जाने के बाद हम लोग बिल्कुल शुरुआती लोगों में थे जिन लोगों ने ये ब्लॉगिंग शुरू की थी, तो तब हिंदी की ब्लॉगिंग, तो उस समय हम लोगों ने इस बात को देखा, तो लोगों ने कहा रोमन में लिख दीजिए, रोमन में लिख दीजिए। वो फिर आपको खुशी होगी इस नाते, जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, उसमें 90% जो सामग्री है हमारे द्वारा पोस्टेड नहीं, जो यूज़र कंटेंट है वो सब देवनागरी में होता है। अच्छा, यूजीसी देवनागरी में है? अभी सब देवनागरी में करते हैं। और इतना ही नहीं है, यूट्यूब पर भी अगर आप हमारे वीडियो देखेंगे या पॉडकास्ट देखेंगे तो उसमें आपको लगभग आधे कमेंट देवनागरी में मिलेंगे। ये मैंने बहुत मेहनत कर करके उनमें ये बात जगाई है कि अगर तुमको रोमन करनी है तो फिर अंग्रेज़ी भी करो देवनागरी में, और अगर तुमको हिंदी में लिखना है तो रोमन में मत लिख देना। तो ये बोलते बोलते बहुत बार करते करते कई सालों में जा करके ये थोड़ा उनमें एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट अब तक आपसे बातचीत करके जो मुझे महसूस हो रहा है, और मेरे अंदर का हिंदी शिक्षक जो है वो बहुत पुलकित हो रहा है इस बात को लेकर, वो आपकी भाषा को लेकर है। हम हिंदी के शिक्षक अक्सर अपने स्टाफ रूम्स में, अपने पास पड़ोस में बहुत बेचारगी से देखे जाने वाले व्यक्ति होते हैं। लेकिन खैर, मतलब मैं किसी सहानुभूति के लिए, हमदर्दी के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपकी भाषा को लेकर, मैंने, मेरी टीम ने काम किया, मैंने काम किया, आपके तमाम तो नहीं लेकिन बहुत सारी चीज़ों को सुना, उससे पता लगा कि बहुत कम पब्लिक स्पीकर्स इस समय ऐसे हैं जो आपके स्तर की हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मेरे हिंदी के विद्यार्थियों के लिए भी और अन्यथा भी मैं जानना चाहूँगा कि इसका आपको ये कैसे लगा कि ये वाली हिंदी, पहले तो हिंदी और दूसरा ये वाली हिंदी जिसका आप इस्तेमाल करते हैं, ये आपके लिए उपयुक्त माध्यम होगा? क्योंकि अगर आप उस ब्रांड IIM वाली दिशा से सोचें तो हमेशा से कहा गया कि अंग्रेजी वालों की परचेजिंग पावर ज़्यादा है, उनका इंटेलेक्ट लेवल पता नहीं क्यों मान लिया गया कि ज़्यादा है। तो अगर आपकी क्लाइंटेल वह है तब तो आपको उनकी भाषा में बात करनी चाहिए। क्यों आपने चुना? व्हाट वाज द, अगर मैं IIM वाली भाषा में कहूं तो, अपनी इस ब्रांड सिचुएशन को या अपने आप को इस तरह से, ब्रांड को इस तरह से लोकेट करने का आपने क्यों सोचा? और क्या स्रोत है आपकी भाषा के इतने प्रांजल होने का? सबसे ज़्यादा ज़रूरत ही हिंदी वालों को है, तो उन्हीं की भाषा में तो बात करनी पड़ेगी ना। सोचना क्या है, जिनसे मुझे बात करनी है, जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा लाचार और व्यर्थ ही बेसहारा देखता हूँ, वो सब हिंदी वाले ही हैं, तो मैं उनसे कैसे अंग्रेजी में बात करूँ? आप उसी बेचारगी के साथ बेचारों को देख रहे हैं क्या? इससे क्या लाभ आपको? मतलब आप पहली बार नहीं कर रहे हैं, मतलब हम जानते हैं कि बुद्ध ने पाली को चुना था, तो कोई हैरान करने वाली बात ये नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस निष्कर्ष पे कैसे पहुंचे कि सामान्यतः? मैं देखता हूँ उनको ना, मैं देखता हूँ उनको, तो मेरा दिन रात उन्हीं से संपर्क है। मुझे जिनसे बात करनी है, अगर मैं उनसे अंग्रेजी में बात करने लग जाऊँ तो आधे नहीं तो कम से कम तिहाई लोग तो गायब हो जाएंगे, जिनको समझ में भी आएगा। बात उनके दिल को वैसे नहीं छुएगी जैसे हिंदी छूती है। तो मरीज के हिसाब से ही तो दवा देनी पड़ती है ना। ऐसे समझिए कि हम आप हिंदी में बात कर रहे हैं, ये बात ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, और संख्या की भी बात नहीं है, उन तक पहुंचेगी जिन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा बंधन में दुनिया भर में शायद आज हिंदी भाषी है। अगर आप पूरी दुनिया को देखें तो उसमें मानव विकास के सूचकांकों पर सबसे जो पिछड़ा हुआ देश है, 10-20 देश वो आप लेंगे तो उसमें भारत भी आता है। डेफिनेटली। और भारत में आप सबसे पिछड़े हुए क्षेत्र को खोजेंगे तो आप आ जाते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, हमारा पूरा जो हिंदी प्रदेश है। तो इनसे ही तो बात करनी पड़ेगी ना। ये लगभग 70-80 करोड़ लोग हैं, और ज़्यादा हैं, 100 करोड़ ही होंगे लगभग। इसमें मैं उनको भी जोड़े ले रहा हूँ जो थोड़ा सा हमारी पश्चिम की ओर, मैं गुजरात को भी जोड़ रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र को भी जोड़ लूँ, हिंदी वो भी समझ लेते हैं। तो उनसे उन लगभग
100 करोड़ लोगों से अगर बात करनी है तो आपको हिंदी ही रखनी पड़ेगी। हाँ, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि उनकी कोई परचेजिंग पावर नहीं है तो आपको उनसे बिना किसी तरह की आर्थिक अपेक्षा करे अपनी बात उनके सामने रखनी पड़ेगी। उनके फिर जो गुंजाइश पड़ती है, जितना जिसके सामर्थ्य में आता है, उतना वो फिर स्वैच्छिक रूप से कभी सामने रख देता है, नहीं रख देता है। ज़्यादातर लोगों तक तो देखिए हम जो पहुंचते हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचते हैं। ये 150 किताबें हो गई हैं, पर ये 150 किताबों की, और ये खूब महीने में करीब कितनी कितनी किताबें हैं, 50,000 और ई बुक्स मिलाकर कितना हो जाता है, 60-70 हज़ार किताबें हैं जो ये जा रही हैं महीने में, और एक वीडियो चला जाता है मिलियन में 10 लाख से ऊपर। तो वो फिर वीडियो निःशुल्क है। ये वाला जो हिस्सा, चूंकि सोशल मीडिया पर हमने बात शुरू की थी, संयोग से पहुंच नहीं पाई, इसमें जो जिम्मेदारी का भाव है वो आप तक कैसे है, किस रूप में प्रकट होता है कि अगर 5 करोड़ या 4 करोड़ या एक बड़ी संख्या वो उन फॉलोअर्स की है जो आपकी तरफ देखती है, ये एक तो जाहिर है कि ये भी एक परेशानी की बात है कि आजकल के बहुत सारे लोगों में ये दर्प पैदा करता है, घमंड पैदा करता है, मैं हूं वाला वो जिसके बारे में उनका ये दावा भी होता है कि भाई इतनी मेहनत से हासिल किया, क्यों ना करें। लोग, पैसा कमाने वाला अपने पैसे का दर्प करता है, ज्ञान वाला ज्ञान का करता है, तो मेरे पास यही है फॉलोअरशिप, इसका क्यों ना करूं। कुछ हासिल किया हो तो ना घमंड करें, कुछ उसमें ऐसा हासिल हो नहीं गया है, वो सिर्फ एक आंकड़ा है। लेकिन ये विनम्रता आती कहां, मतलब आप कैसे इसे साधते हैं? विनम्रता नहीं है, तथ्य है। विनम्रता तो तब हो जब मेरे पास हो और मैं कहूँ अरे नहीं ये तो भगवान की कृपा है, मैंने क्या किया है। ये सिर्फ एक आंकड़ा है, लोगों ने सब्सक्राइब बटन दबा दिया है। मुझे जिंदगियां बदलनी है, वो 5 करोड़ में से 1% की भी नहीं बदल गई हैं, तो मैं काहे के लिए गर्व करूं कि मैंने ये कर लिया, वो कर लिया। शुरुआत हो रही है बस, अभी बहुत समय लगता है। पहले वो आकर के वो बटन दबाएगा, जब बटन दबाएगा तो शुरू में एक आध दो शॉर्ट्स उसने देखे, उसको ठीक लग गया, या हमने प्रचार करा था उसने कहीं देख लिया तो बटन दबा देता है। उसके बाद वो 6 महीने साल भर तक बटन दबाने के बाद उसके पास शॉर्ट्स आ जाते हैं तो वो उसको देखता है। उसके बाद बहुत समय लगता है उसको जो अच्छे लॉन्ग वीडियो उस तक आने में, जो हमारे व्यूज़ आते हैं दिन वो जो मैनेजमेंट की भाषा में कन्वर्जन कहते हैं, होते होते टाइम लगता है। समझिए कि दिन के ये जितने सब चैनल वैनल हैं इनको मिला करके 5-7 मिलियन व्यूज़ हो जाते होंगे, और उसमें से 90% तो शॉर्ट वीडियो के होते हैं। शॉर्ट वीडियो तो बस ये होता है कि उसको एक झलक मिल गई है, वो अपना, कई बार तो वो इतना शॉर्ट होता है कुछ समझ में नहीं आता, और कई बार तो अर्थविकृत हो जाता है क्योंकि इतना छोटा है। ये हमने बहुत भुगता है। हाँ तो वो फिर बहुत धीरे धीरे लॉन्ग पे आता है। पहली चीज़ उसकी होती है, उसके भीतर से विरोध उठता है कि ये जो बात कह रहे हैं वो मेरे लोक धर्म के और मेरी संस्कृति के, मेरी मान्यताओं के कितनी खिलाफ है। 4-5 साल लगते हैं उसको फिर आ करके शिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए, और इस कार्यक्रम में आने के बाद फिर 2 साल और लगते हैं कि अब वो कहता है कि ज़िंदगी के निर्णय बदलने लग गए हैं, मैं वो इंसान नहीं हूँ जो मैं पहले हुआ करता था। तो कम से कम 5 साल और शायद 7-8 साल इतना लगता है। कुछ होंगे उसमें थोड़े विशेष किस्म के मेधावी बालक जिनको 2 ही साल में हो जाता होगा, पर मैं मानता हूँ 5 साल। तो अभी ऐसा कुछ हासिल करा नहीं है कि उस पर दर्प वगैरह करा जाए, और जिम्मेदारी बस इसी बात की है कि जो करने निकले हो वो जितना ज़्यादा सार्थक हो सके उतना है, उसी में उनके लिए भी अच्छा है, उसी में अपनी ज़िंदगी की भी सार्थकता है। एक प्रतीक रूपक से सवाल मेरे मन में आ रहा है। अभी जब ये हम बात कर रहे थे ईरान और इजराइल वाले संघर्ष की, तो अखबारों ने ये कहा कि भाई ठीक है, वो फुलझड़ियाँ की तरह आप मिसाइलें दाग रहे हो इधर उधर, लेकिन अगर वास्तव में आपको जीत हासिल करनी है तो यू नीड टू हैव बूट्स ऑन द ग्राउंड। इसे मैं आपसे पूछूं कि अभी तो ठीक है आप व्यक्ति के स्तर पे कर रहे हैं, लेकिन डू यू थिंक दैट देयर विल बी अ टाइम, एक समय आएगा जब यू विल नीड टू हैव बूट्स ऑन द ग्राउंड, राजनीति में जाना पड़ेगा? यही जो लोग हैं ना जिनको मैं कह रहा हूँ कि जिंदगियां बदल रही हैं, यही हैं बूट्स ऑन द ग्राउंड। यही राजनीति में भी चले जाएंगे। राजनीति क्या है? वोट तो आम आदमी डालता है ना। मुझे नेता बनने की शायद ज़रूरत पड़े ही नहीं, अगर ये जो वोट डालने वाले हैं ये खुद सही नेता को चुनना शुरू कर दें।
और अगर वोट डालने वाले गड़बड़ हैं और मैं कहूँ मुझे नेता बनना है, तो ये जो गड़बड़ लोग हैं मुझे इनके पीछे पीछे चलना पड़ेगा इनका वोट लेने के लिए। जानते बूझते मजबूर होकर के दिल पे पत्थर रख के मुझे इनको वो वादे करने पड़ेंगे और वैसे लुभावने कुछ इनको कि जिसमें इनकी कामनाएं पूरी होती हों। तो वो फिर और बड़ी दुखद स्थिति होगी कि पता सब है कि मुझे इनको सचमुच क्या देना चाहिए, पर जो इन्हें सचमुच मिलना चाहिए अगर मैं उसकी बात इनसे करूं तो फिर ये मुझे वोट ही न दें, तो फिर मैं इनको ले जाकर कुछ उल्टी पुल्टी चीज़ दूंगा इनकी कामना की, तो वैसा नेता बनने से कोई लाभ नहीं है। इससे अच्छा ये है कि जो इलेक्टोरेट है, जो मतदाता है, उसको ही बदल दो, नेता अपने आप बदल जाएगा। शुक्रिया। अब ये जो एक छोटी सी चर्चा जो दरअसल मेरी टीम ने कहा था कि ये बहुत महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों के लिहाज से, वह ये है कि आजकल के जो बच्चे हैं, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जा रहे हों या सोशल मीडिया है, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, परिवारों में बहुत संकट हैं, वो हैं, इन सब के चलते वो एक किस्म का बहुत मनोवैज्ञानिक दबाव, दरअसल मतलब मेंटल हेल्थ अपने आप में एक चुनौती जैसी चीज बन गई है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग, ये मतलब वे लोग जिनके प्रति हम, जिनके बारे में हमने बहुत अच्छी बातें अभी नहीं की हैं, लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी का के ही संदर्भ में कोचिंग देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, वे अक्सर ये बात करते हैं कि ये वाला पक्ष जो है, यदि अध्यात्म वाले पक्ष को स्वीकारा जाए तो यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक एक सकारात्मक चीज हो सकता है, ऐसा दावा पेश किया जाता है। मतलब मैं इस बात से बहुत कहें कि बहुत मुतमईन नहीं हूं। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे और ज्यादा दबाव बढ़ जाएगा, कि भैया इतनी सारी अपेक्षाओं का बोझ और बढ़ जाएगा। क्या सलाह है उन लोगों के लिए जो रोज इन मेंटल हेल्थ इश्यूज से, बिकॉज ऑफ देयर डिजायर्स, बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट्स या इन सारी वजहों से इनसे जूझ रहे हैं? देखिए, अगर यूं ही बस कोई फौरी तौर पर तात्कालिक समाधान चाहिए हो तो उसके लिए बहुत सारे काउंसलर होते हैं या कि साइकेट्रिस्ट की गोलियां होती हैं, और ज़्यादातर लोगों को इतना ही चाहिए होता है कि किसी तरह से हमें एक सिम्टोमिक रिलीफ मिल, हाँ, बस लक्षण हट जाएं, भीतर का मर्ज जैसा है, कोई हमें उससे लेना देना नहीं। जिनको वो चाहिए उन्हें अध्यात्म की कोई ज़रूरत नहीं है। पर जो ज़रा ज़िद्दी लोग हों, जो सहने में कम यकीन रखते हों, अड़ियल प्रवृत्ति के हों, उनको तो जड़ तक जाना पड़ेगा अपनी बेचैनी की, और वो जड़ तक जाने के लिए तो आत्मज्ञान ज़रूरी है। अध्यात्म माने आत्मज्ञान, खुद को जानना पड़ेगा। आपके भीतर क्या चल रहा है उसको जाने बिना आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आपने बीमारियां क्यों पकड़ रखी हैं। बीमारी के पांव नहीं होते, बीमारी खुद नहीं आती, पहले तो हम उसको उठा कर लाते हैं और फिर हम उसको बांध कर रखते हैं। तो मैं कौन हूं और किस वजह से मैं बीमारी को बांध कर रखे हुए हूं, क्यों मैं भ्रमवश बीमारी को कोई मिठाई समझ रहा हूं, कोई उपयोगी वस्तु समझ रहा हूं, कौन सी कामना, कौन सा लालच है जो बीमारी की बीमारी है पर लालच की शक्ल में, प्रलोभन की शक्ल में मेरे भीतर बैठ गया है। जब आप ये जान जाते हो तो फिर मन अपने आप ठीक हो जाता है। हमने मन की बात करी थी ना कि मन क्या है। अहम ने अपने आप को जिस भी विषय से जोड़ लिया वो मन बन जाता है। अहम ने, आई ने अपने आप को जिस भी ऑब्जेक्ट से जोड़ लिया वो आपके लिए माइंड बन जाता है, माइंड स्टफ हो जाता है वो, और माइंड स्टफ ही माइंड है। तो मैंने क्यों जोड़ रखा है, मैं पूछूंगा ना। मैंने क्यों रिश्ता बना रखा है किसी भी चीज़ से? मैं नौकरी पे जाता हूँ, मैं क्यों जाता हूँ उस नौकरी पे? हो सकता है वो जो नौकरी है वही आपकी मेंटल ट्रबल हो। मैं जा रहा हूँ किसी से ब्याह करने, मैं क्यों जा रहा हूँ? मैं किसी जगह पर बसा हुआ हूँ, उसको छोड़ना नहीं चाहता, क्यों? फलाने किस्म के कपड़े क्यों पहनता हूँ? कहीं से मुझे न्योता आया है शादी पर आ जाओ, मैं मना क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? ये सब बात जब आप जानते हो तो पता चलता है कि आप कुछ भीतर बिलीफ्स, एजम्पशंस, मान्यताएं, धारणाएं, पूर्वाग्रह, ये सब लेकर के बैठे हुए हो। वो जब हटते हैं तो जितना व्यर्थ का कचरा उनके साथ जमा होता है वो सब भी हट जाता है। तो अंतिम समाधान तो आत्मज्ञान ही है। चलिए अब उस खेल की तरफ चलते हैं जिसे आमतौर पर आपने पहले भी चर्चा की बातें ये सब किया होगा। मूलतः मैं अगर आपको दो बिंदु दूर में से आपको एक चुनना ही हो
मतलब वैसे तो इस बंधन का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन मान लीजिए ऐसे ऐसा खेल है, तो रैपिड फायर वाले इसमें अगर आपको दो में से एक चुनना हो तो कुछ 3-4 चीजें हैं, मार्क्स या हीगल? मार्क्स। मार्क्स। सीता या राधा? कारण नहीं बताना। आते चलिए नहीं, आप ठीक, प्लीज प्लीज प्लीज, बल्कि मेरे लिए तो बहुत प्रसन्न चित्त है अगर आप इसका कारण बता दे तो। चलिए पहले चारों पूछ लेते हैं, फिर एक एक करके कारण पूछते हैं, ठीक है? तो मार्क्स और हीगल में आपने कहा मार्क्स। सीता या राधा? सीता। नेशनलिज्म या इंटरनेशनलिज्म? नाइटर। नहीं। मुक्ति या स्वर्ग? मुक्ति। क्रोध या लोभ? दोनों एक ही हैं, तो चुनूं कैसे? चलिए आप बताइए, मार्क्स या हीगल, क्यों? करुणा। करुणा। लेकिन मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात करते हैं और वो द्वंद्वात्मक अध्यात्मवाद की बात बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है, ये सब है, ठीक है। एक तो बात ये कि हेगल का जो डायलेक्टिकल आइडियलिज्म है वो मार्क्स के डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म में या हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में समा जाता है। मार्क्स शुरू में खुद हेगेलियन थे और हेगल की बात को फिर उन्होंने विस्तार दे दिया, तो इस तरह से हेगल लगभग मार्क्स में समा जाते हैं। जो दूसरी बात है बहुत महत्वपूर्ण, वो है कि जिस वर्ग विहीन समाज की, क्लासलेस सोसाइटी की मार्क्स ने बात कही, उसमें मात्र दर्शन नहीं है, में दर्शन से आगे मानवीयता भी है। मार्क्स में एक ऐसी चीज है जो पाश्चात्य दर्शन में बहुत ज्यादा पाई नहीं जाती, पर भारतीय दर्शन में आधारभूत होती है, कंपैशन। और शायद यही वजह है फिर कि 150 देशों तक उनकी बात पहुंच भी पाई, आज भी प्रासंगिक है। तो इस नाते मार्क्स। हाँ, अब उनके दर्शन में आज हम बहुत सारे छेद तलाश सकते हैं और हमें तलाशने की जरूरत भी नहीं है, वो काम दूसरे विद्वानों ने खूब कर रखा है। तो नहीं, लेकिन आप तो मुक्ति की बात कर रहे थे, फिर सीता का जो बद्ध प्रेम है वो आप राधा से ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? राम की गुलामी ही मुक्ति है। कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाम। आप कह रहे थे ना समाज सुधारक है कबीर, अरे वो पहले राम के कुत्ते हैं, वो कहते हैं कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवरी, जित खींचे तित जाऊं। तो राम की गुलामी को ही मुक्ति कहते हैं, इसलिए सीता। और जब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ राम, कि राम की गुलामी ही मुक्ति है, तो वहाँ हमें याद रखना होगा कि राम शब्द के कम से कम 4 तलों पर अलग अलग अर्थ हैं। और मैं पसंद करता हूँ कि मैं जो उच्चतम तल है उसको ही चुनूँ। और उच्चतम तल पर राम वही हैं जो वेदांत में ब्रह्म है और आत्मा है, परम सत्य। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। तो मैं उन राम की बात कर रहा हूँ कि राम की गुलामी ही मुक्ति है, माने अहम आत्मस्थ हो जाए, यही मुक्ति है। तो उस अर्थ में मैं कह रहा हूँ। थैंक यू आचार्य जी, आपसे बात करके मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शकों को भी इस वार्तालाप से जरूर कुछ हासिल हुआ होगा। आपको इस तमाम सवालों में जो हमने पूछे थे, कहाँ बेचैनी हुई है, कमेंट करके बताइए और हम लोगों तक पहुंचाइए। हम कोशिश करेंगे आचार्य जी तक पहुंचाने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।